नमस्कार, मैं हूं विवेक सिंह। महारिवीजन में आप सब लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, महारिवीजन फॉर जेईई मेन कर रहे हैं और इसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले तो आज का टॉपिक है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, जो कि एक क्वेश्चन आप भी जानते हैं कि जेईई मेन में आता है और गारंटी देते हैं दोस्तों कि आप क्लास को लास्ट तक करिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप उसका क्वेश्चन ज़रूर सही करेंगे, चाहे आप कोई भी पेपर अटैम्प्ट करें। मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आपसे सही होगा, भले कुछ हो ना हो, इसका क्वेश्चन तो आपका सही हो ही जाएगा। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्म करना था कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 100 नंबर का जो पेपर है आपका मैथ्स का, उसमें जो हम लोगों ने रिवीजन प्लान 2020 में हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। उसमें 40 नंबर की तैयारी आपके सौरभ सर के चैनल पे कराई जा रही है और इसमें कोर्स कौन कौन से टॉपिक्स कवर्ड हैं। तो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आता है स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। दूसरा आपका वेक्टर एंड 3D। तीसरा स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल रीजनिंग और मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट। तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट में तो 5 टॉपिक और वेक्टर 3D और स्टैटिस्टिक्स ये ऑलरेडी कवर्ड हैं। हर टॉपिक से दोस्तों एक एक क्वेश्चन आएगा। कोऑर्डिनेट पे 5 टॉपिक मिला के 4 मिनिमम क्वेश्चन आएंगे, उससे ज़्यादा आ सकते हैं लेकिन 4 तो कंफर्म रहेंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अब आप कहोगे कि सर ये 40 नंबर की आपने यहाँ तैयारी कर दी तो 60 नंबर मेरे कहाँ गए, हमें तो 100 नंबर पाना है, हमारा 60 नंबर कहाँ है, बताओ जल्दी बताओ। तो दोस्तों, वो 60 नंबर आपको मिलेगा, वो हमारे चैनल पे मिलेगा, फ्यूचर IITian विवेक सर। आप वीडियो को रोकिए, आराम से यूट्यूब पे सर्च मारिए फ्यूचर IITian विवेक सर, आपने हमें तो पहचान ही गए हैं। तो ये फ़ोटो आपको वहाँ दिखेगी, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वहाँ पे हम क्या क्या कवर करा रहे हैं, तो वहाँ पे दोस्तों हम कवर करा रहे हैं कैलकुलस, इंटायर कैलकुलस में इंटीग्रल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, डिफरेंशियल एक आज ख़त्म हो जाएगा आपका डिफरेंशियल कैलकुलस भी। उसके बाद हम कवर कराएंगे ट्रिगो और अलजेब्रा ऑलरेडी हमने डन कर रखी है। और सेलेक्टेड अलजेब्रा का जो 1 शॉट महा रिवीजन है वो भी हम कोशिश करेंगे कि आपको एग्ज़ाम के पहले मिल जाए, लेकिन हमने अलजेब्रा पूरा कवर कर रखा है दोस्तों। तो जिनको पढ़ना हो, जेईई मेन क्रैश कोर्स की जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर फ्यूचर IITian विवेक सर पे, उस पर जाएँ और उसको डिटेल में पढ़ लें। हाँ, ये है कि वो 1 शॉट रिवीजन नहीं है, आपको डिटेल में रिवीजन मिल जाएगा, तो वो अपने हिसाब से टाइम में एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब हमारा और सौरभ सर का यही ऑब्जेक्टिव है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा PCM में स्कोर करें। हमारा टैगलाइन है अब की बार 200 पार। 300 में आपको 200 पार मारना ही है। और जेईई एडवांस की तैयारी के लिए आप एकदम टेंशन ही मत लीजिए, मतलब छोड़ दीजिए वो हम पे। यकीन मानिए दोस्तों, आप जेईई मेन दे कर आना, एडवांस में विवेक सर को यकीन करना, विवेक सर पे ट्रस्ट रखो, फ्यूचर IITian विवेक सर को सब्सक्राइब करके उसमें हम महा मैराथन रिवीजन क्लासेस कराएंगे। उसमें टैगलाइन होगी अब की बार 90% पार, परसेंटेज, क्योंकि एडवांस का पेपर हम लोगों को पता नहीं है कि कितने मार्क्स का आता है, तो वो 90% वाला टारगेट रहेगा। और आपको दोस्तों पता है कि एक सब्जेक्ट में भी आपने 94 दिया ना, तो समझ जाइए कि आपकी 1000 के रैंक एक से लेकर 1000 के अंदर रैंक आ जाएगी हर हाल में, तो वो रहेगा। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा ग्रिप अप करना होगा। अभी जितना टाइम बचा है सारा ध्यान इधर उधर का डिस्ट्रैक्शन को छोड़ दीजिए, है ना, और एकदम आप पढ़ाई पे फोकस करिए, बाउंस बैक मारिए दोस्तों। एक दिन एक टर्निंग पॉइंट, 1 सेकेंड में लाइफ चेंज हो जाती है। तो ये छोटी सी चीज़ तो आपको चेंज हो ही जाएगी। एक कहावत है, कहते हैं ना, समा बुझ जाए तो फिर भी जल सकती है, किश्ती तूफ़ानों से गुजर सकती है, मायूस न हो न इरादे बदल, ये तो तकदीर है पल भर में बदल सकती है दोस्तों। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। हमारा सौरभ सर का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि इस बार हमारे जो स्टूडेंट हैं वो 200 पार करें, और 200 पार में एक टॉप NIT तो मिल ही जाएगी। अब कहोगे कि सर हम तो एडवांस के लिए आए थे, तो एडवांस की दोस्तों हम तैयारी कराएंगे। एक बार आप हम पे ट्रस्ट तो करिए, हमारे चैनल को फ्यूचर IITian को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको छोड़िए मत, और वहाँ की क्लासेस करिए। रिस्क मत लीजिए कि सर ये चांस ले रहे हैं कि अरे ये तो हो ही जाएगा, कोई चांस नहीं। अब की बार 200 पार मारना है तो मारना है, इसके लिए बहाना नहीं मार सकते दोस्तों। हमने दिन रात एक कर रखी है, तो आप क्यों पीछे हटेंगे? क्यों पीछे हटेंगे? आपको लाना होगा। आपने जेईई इसीलिए सेलेक्ट किया था कि हम IITian बने, और IITian हम आपको बनवा के रहेंगे दोस्तों। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वो छूटना नहीं चाहिए आपसे। सौरभ सर आपसे जो कह रहे हैं उसको करते जाइए, और मैथ्स में हमारे ऊपर यकीन रखिए। केमिस्ट्री का जहाँ तक सवाल है, उसके लिए फिजिकल और इनऑर्गेनिक की आप NCERT पढ़ो जेईई मेन के लिए, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें मैकेनिज्म और GOC आपको थोड़ा सा एडवांस पढ़ना पड़ेगा। और जो आपका बायो केमिस्ट्री है, जिसमें बायो मॉलिक्यूल, आपका
इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ जो आता है उसको आप एनसीईआरटी पे ही फोकस करना, क्योंकि वो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन देते हैं और वो बड़ा उलझाऊ होता है, स्टूडेंट करते नहीं है, इग्नोर कर देते हैं और वहीं से नंबर उठते हैं। तो ये चीज़ करिए, है ना। हम लोग अब की बार आपको एडवांस में 90% पार तो दिखवा ही देंगे, उसके लिए दिलवा ही देंगे दोस्तों। लेकिन आपको हमारे चैनल को फ्यूचर आईआईटीएन को मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब मैं टॉपिक कंटिन्यू करता हूँ। तो देखिए, ये मैथमेटिकल रीजनिंग में हम क्या क्या बताएंगे आपको, वो सुनिए ध्यान से। सबसे पहले तो ये क्या है इसके बारे में बता देंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग का मतलब होता है मैथमेटिकल लॉजिक, और ये बहुत घल्लू पल्लू टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, मतलब टॉपिक है। आप बस जितनी क्लास चल रही है ना उसको पेशेंस मार के, चुप मार के कहीं खोपचे में बैठ जाइए और आराम से उसको आराम से पढ़िए, है ना। चिल्पों करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पे पढ़िए। और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होता है तो आप मेरा नाम बदल देना, इतना मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ। तो ये चीज़ है दोस्तों। तो मैं ये कह रहा था कि मैथमेटिकल लॉजिक क्या है। तो जैसे 2 + 2 = 4 देते हैं ना हम लोग, तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है कि हाँ सम आता है 4। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, पहले तो मैथमेटिकल रीजनिंग है क्या, दूसरी चीज़ स्टेटमेंट के बारे में उसमें पढ़ेंगे, स्टेटमेंट क्या होते हैं। अगली चीज़ पढ़ेंगे वैलिड और इनवैलिड स्टेटमेंट क्या होते हैं। फिर सिंपल और कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होते हैं। सिंपल से ही हम जाते हैं कंपाउंड पे, तो कुछ ऐड वर्ड करके जाते हैं, उसी को बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स या सिंपली लॉजिकल ऑपरेटर आप बोल सकते हैं। और फिर अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट पढ़ना है और इसमें इतना ही करना है। तो 1 बाई 1 एक एक करके हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए नोटबुक में, मैथमेटिकल रीजनिंग। क्लियर। देखो दोस्तों, दो तरह की रीजनिंग होती है मैथ्स में। एक होती है इंडक्टिव रीजनिंग, जो हम लोगों ने मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये उससे रिलेटेड है इंडक्टिव रीजनिंग। उसमें क्या होता है कि जैसे कुछ सर्टेन पार्ट को हम कंक्लूड करके एक जनरल कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे आज हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, जैसे सन राइजेज इन ईस्ट, वो आपके हर डे पे अप्लीकेबल है, तो वो एक कंक्लूजन है। तो हमने पार्टिकुलर से जनरल की तरफ गए तो एक कंक्लूजन के तौर पे किया, तो इंडक्टिव मतलब इंड्यूस किया, क्रिएट किया। और डिड्यूस मतलब होता है डिडक्टिव रीजनिंग, मतलब आपका जो मैथमेटिकल रीजनिंग है वो डिडक्टिव रीजनिंग का ही पार्ट है। जब एक जनरल पार्ट से एक पार्टिकुलर केस पे अप्लाई करोगे तो उसी को कहते हैं, मतलब जस्ट रिवर्स। मतलब इसमें क्या है, तो स्क्वायर किसी भी रियल नंबर का करिए तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आप कहोगे कि सर वो स्क्वायर आप 2 का करिए, -2 का करिए, पाई का करिए, किसी का भी करिए, कोई भी रियल नंबर होगा तो उसका स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। मतलब रियल नंबर के हर सेट पे वो अप्लीकेबल है, मतलब ये कंक्लूड किया हमने, डिड्यूस किया, तो उसी को कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। तो अब एक एक करके हम 1 बाई 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए यही चीज़ कुछ लिख रखे हैं ताकि आपका टाइम बचे। स्टेटमेंट क्या होता है, तो एक ऐसा सेंटेंस, मतलब एक ऐसी चीज़। सेंटेंस क्या होता है भाई, तो ग्रुप ऑफ वर्ड विच कन्वे सम मीनिंग। तो एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो आपका हमेशा या तो ट्रू हो या तो हमेशा फॉल्स हो, तो उसी को कहते हैं स्टेटमेंट। दोनों नहीं होना चाहिए, है ना। ए स्टेटमेंट विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड बट कैन नॉट बी बोथ आर कॉल्ड स्टेटमेंट। मतलब एक ऐसा सेंटेंस जो हमेशा ट्रू हो या हमेशा फॉल्स हो, उसी को कहते हैं स्टेटमेंट। जो हमेशा ट्रू स्टेटमेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई स्टेटमेंट है तो उसकी 2 आउटपुट होगा, या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर वो ट्रू स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू को टी लिखते हैं, कैपिटल टी। बूलियन अलजेब्रा भी पढ़ेंगे दोस्तों इसमें सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो ये कैपिटल टी मतलब क्या, कैपिटल टी का मतलब होता है दोस्तों इसकी ट्रूथ वैल्यू टी है। बूलियन अलजेब्रा के टर्म्स में टी को 1 कहते हैं। और अगर फॉल्स हो गया स्टेटमेंट तो उसको कहेंगे एफ। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल से बताते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको ये दिया है कि एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को नॉर्मली पी से डिनोट करते हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ही लिख देता हूँ। 2 + 2 = 4, तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, तो टी लिख दिया। अब मान लीजिए एक दूसरा स्टेटमेंट है कि 15 इज़ डिविजिबल बाई 4। तो हम लोग को पता है कि 15 4 का मल्टीपल नहीं होता है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स लिखेंगे। तो अगर ट्रू स्टेटमेंट होगा तो उसी को कहते हैं वैलिड स्टेटमेंट, और अगर फॉल्स होगा तो उसी को कहते हैं इनवैलिड। तो आप चाहें तो ये लिख सकते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट इज ट्रू देन शॉर्ट में लिख लीजिए, उसको कहा जाता है वैलिड स्टेटमेंट। और यहाँ पे अगर फॉल्स है तो उसको कहेंगे इनवैलिड स्टेटमेंट। क्लियर। अब देखो दोस्तों इसमें क्या होता है कि 2 तरीके के स्टेटमेंट होते हैं बच्चों। पहली चीज़ होती है कि
सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है? तो सिंपल स्टेटमेंट मतलब ऐसा स्टेटमेंट, और हाँ स्टेटमेंट किसको बोलेंगे तो वो तो हमने बता दिया, और कौन कौन सी चीज़ स्टेटमेंट नहीं हो सकती। तो जैसे वैसी चीज़ जो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करें, प्रोनाउन पर डिपेंड करें, है ना, इंपरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्लेस पे डिपेंड करें, ये सारी चीज़ें स्टेटमेंट में नहीं आएंगी, है ना, क्योंकि वो आपको पता ही नहीं है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। जैसे मैथमेटिक्स इज़ फन, ये किसी के लिए सही है, किसी के लिए गलत है, तो ये स्टेटमेंट नहीं है ना, ये पर्सन टू पर्सन चीज़ डिपेंड करती है। तो वो चीज़ ध्यान रखना। जैसे सेट थ्योरी में वेल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो हम लोग ये कंफर्म कर देते थे कि कोई ऑब्जेक्ट उस सेट का पार्ट है या नहीं है, उसी तरह से ये है। ये सिंपल भाई साहब क्या है? तो एक ऐसा स्टेटमेंट जो एकदम सिंपल हो, मतलब उसको पढ़ें और आप डिसीजन ले लें कि वो ट्रू है या फॉल्स है, उसी को कहते हैं सिंपल। मतलब एक स्टेटमेंट हुज ट्रूथ वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन अदर स्टेटमेंट इज नोन एज सिंपल स्टेटमेंट। जैसे ये दोनों सिंपल स्टेटमेंट के एग्जाम्पल हैं। और जब दो या दो सिंपल स्टेटमेंट कंबाइन करके हम लोग जो नया स्टेटमेंट बनाते हैं उसी को कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, एलिमेंट और कंपाउंड, उसी तरह का कुछ है। तो सिंपल स्टेटमेंट से ही आपने कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया। तो जब दो सिंपल या दो से ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट ऐड कर रहे हो तो कुछ जोड़ने वाली चीज़ लाओगे, जिसको कनेक्टिव्स बोलते हैं। जोड़क मतलब जो युग्मक होता है ऐड करने वाला, कनेक्टिव्स कहिए या लॉजिकल ऑपरेटर, तो उसी को कहा जाता है लॉजिकल कनेक्टिव्स। ये हमारे सिलेबस में 5 हैं। यूनियन, जिसको कहते हैं डिसजंक्शन, इंटरसेक्शन, कंजंक्शन, आपका बाई कंडीशनल, कंडीशनल और निगेशन। तो इनके बारे में हम लोगों को दोस्तों एक एक करके 1 बाई 1 पढ़ना है। तो आप ये सब चाहें तो नोट कर सकते हैं। आप सुन भी लिए, हम क्वेश्चन कराएंगे तो आप उसको नोट करिएगा और इन्जॉय करिएगा। क्वेश्चंस करेंगे हम लोग और इतना कर लेंगे कि देखिएगा फोड़ फाड़ देंगे मैथमेटिकल रीजनिंग को। तो आप हमारे साथ बस बने रहिए और हम लोग अब बढ़ते हैं अगला पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, जो आपको हम बता रहे थे कि सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है, तो एक स्टेटमेंट हुज ट्रूथ वैल्यू डज नॉट, ट्रूथ वैल्यू मतलब या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, साइमल्टेनियसली दोनों नहीं हो सकता। तो वैसे स्टेटमेंट जिसकी ट्रूथ वैल्यू किसी अदर स्टेटमेंट पर डिपेंड ना करे उसको क्या कहेंगे? सिंपल। जैसे √2 आपका इरेशनल है, √3 इरेशनल है, आपका 2 + 3 की वैल्यू 4 है ना। तो इस तरह का, ये हमने 2 + 3 7 लिखा है तो ये गलत है, तो ये फॉल्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ट्रू। वही चीज़ लिखे हैं, स्टेटमेंट हुज ट्रूथ वैल्यू डज नॉट डिपेंड्स ऑन द अदर स्टेटमेंट। लेकिन अगर हम दो सिंपल स्टेटमेंट को ऐड करके आपका कंपाउंड जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसी स्टेटमेंट का नाम है कंपाउंड स्टेटमेंट, और जो आपके जो सिंपल वाले हैं उनको बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। तो ये है आपका ए स्टेटमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। हियर सिंपल स्टेटमेंट आर कॉल्ड कंपोनेंट्स, या सब स्टेटमेंट कह सकते हो। कई सारी चीज़ें हैं। 35 इज डिविजिबल बाई 5 एंड 35 इज डिविजिबल बाई 7। अब ये जो एंड आया है ना, इसी को कहा जाता है लॉजिकल ऑपरेटर, जो सिंपल स्टेटमेंट को कंबाइन करके आपका कंपाउंड स्टेटमेंट में कन्वर्ट करता है। और वो कौन कौन, तो वही चीज़ हमने लिखा है, द वर्ड और फ्रेज विच कंबाइंड सिंपल स्टेटमेंट टू फॉर्म कंपाउंड स्टेटमेंट। ये हैं 5। ये कौन कौन से हैं इनका दर्शन करिए और इसके बाद हम लोग उन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक में मैं एक चीज़ याद करवाऊँगा आपसे, और वो क्या है? तो वो आपको एक ट्रूथ टेबल याद करना होगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा। बस एक चीज़ याद करिएगा, बाकी सब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, क्लास के ऊपर छोड़ दीजिए। आप क्वेश्चन कर लेंगे और यकीन मानिए आपको लास्ट तक पढ़ना है। ये नहीं कि बीच में कूद कर फुदक गए, है ना, वो काम मत करना। अभी तक हमारे चैनल को आपने फ्यूचर 18 विवेक सर को सब्सक्राइब कर लिया होगा, ये उम्मीद में हम जी रहे हैं और उसी में उम्मीद में क्लास ले रहे हैं। तो आप हमारी उम्मीदों को ज़रूर मेंटेन रखेंगे। तो देखिए, ये मैं कह रहा हूँ कि जैसे वो कौन कौन से 5 हैं, तो देखो ये कि ये है, जैसे हम लोग यूनियन बनाते हैं ना, तो ऐसे उल्टा वी बना देना, इसी को कहते हैं कंजंक्शन, है ना। अब एक एक करके बता देता हूँ। इसको यूनियन पढ़ेंगे, इसको क्या कहते हैं? सर ये अपना यूनियन नहीं है दोस्तों, ये है आपका इंटरसेक्शन। ये है यूनियन, उल्टा बोल दिया। ये इंटरसेक्शन जो होता है ना, इसको बोलते हैं कंजंक्शन। आप सिंपली इंटरसेक्शन बोलिए, अदरवाइज देख ही रहे हैं कन्फ्यूजन हो रहा है। और ये है भाई साहब अपना यूनियन, मतलब डिसजंक्शन। उसी तरह से एक ये एरो होती है, आपने देखा तो ज़रूर होगा, इफ़ पी देन क्यू, तो इफ़ देन एक्स को कहते हैं और इसका नाम है कंडीशनल। जब एरो दोनों तरफ हो जाए तो उसको कहते हैं बाई कंडीशनल। और एक ये होता है निगेशन, डिनायल, किसी स्टेटमेंट का लिखना, किसी स्टेटमेंट का नेगेटिव लिखना। मतलब अगर स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू है तो उसको ऐसे लिख देना जिससे उसकी वैल्यू क्या हो जाए? फॉल्स हो जाए। तो दैट इज निगेशन। टिल्ड ऑपरेटर ऐसे, ये वेव नहीं है, ये छोटा वाला टिल्ड है जो कंप्यूटर में कीबोर्ड पर लेफ्ट साइड में ऊपर बना रहता है, टिल्ड ऑपरेटर कहते हैं इसको। ये पढ़ क्यों रहे हैं? तो ये आप जब कॉलेज में जाओगे, कंप्यूटर साइंस लोगे,
तो उसमें एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, वो पढ़ना पड़ेगा आपको, और उसका पहला टॉपिक ही यही है। तो यहाँ से पढ़ के जाओगे तो काफ़ी फेमिलियर रहोगे। और दूसरा कि हमें जेईई मेन में टॉप करना है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ हमने बता दिया। अब इनके बारे में पढ़ेंगे, इनका कहते क्या हैं, इनका सिंबल क्या होता है, वो सारी चीज़ें लिखेंगे और इन सब के ट्रूथ टेबल पढ़ेंगे। उससे आपका लगभग 50% काम हो जाएगा। तो अब आप लिखिए हेडिंग लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो देखिए दोस्तों, अगला हमने कहा था कि आपको 5 पढ़ने हैं। एक होता है आपका एंड। पहले तो इसका सिंबल देखिए, इंटरसेक्शन, मतलब इस तरह से बना देंगे, है ना, वी बनाते हैं। थोड़ा सा बड़ा लिख रहे हैं ताकि आपको दिखे, ज़रूरी नहीं है कि उसको फ्लैट करके लिखेंगे। जैसे वी लिखते हो ना, तो उसको पलट के लिख दो। और इसका नाम है कंजंक्शन। कंजंक्शन, जैसे मान लीजिए कि 2 स्टेटमेंट हैं पी और क्यू, तो उसको इस तरह से लिखा जाएगा। क्लियर। और उसी तरह से और है, तो इसको हम लोग कहते हैं यूनियन। इसका नाम होता है डिसजंक्शन। क्या नाम होता है? डिसजंक्शन। और ये अपना इस तरह से लिखा जाएगा। फिर एक है नॉट, जिसको मैं बता रहा था आपको, इसका सिंबल होता है इस तरह से, और इसको बोलते हैं निगेशन। ये स्टेटमेंट को मॉडिफाई करता है। इसमें 2 स्टेटमेंट रहना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक स्टेटमेंट को ये चेंज कर देगा। इस वजह से इसको हम लोग लॉजिकल कनेक्टिव्स कहते हैं। और ये क्या है? तो दोस्तों इसका सिंबल होता है, इस तरह से बना सकते हो, या इसको चाहो तो 2 एरो बनाने में देख ही रहे हैं टाइम लगेगा, तो इस तरह से बना दे सकते हैं। और इसको कहते हैं कंडीशनल। ये इम्पॉर्टेंट होता है, और देखा जाए तो यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इफ़ एंड ओनली इफ़, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई, तो ये एरो आप लिख सकते हैं, या सिंगल एरो भी बना सकते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ़, यहाँ पे इस तरह से मतलब होता है। मैथ्स में, केमिस्ट्री में थोड़ा अलग मतलब होते हैं। ये रेजोनेंस के लिए यूज़ करते हैं, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे? बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल। और यहाँ पे मैं कह रहा था कि जैसे नेगेटिव पी लिखना हो तो इस तरह से लिख देना। इफ़ पी देन क्यू को इस तरह से लिखेंगे, और पी इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई क्यू को इस तरह से लिखा जाएगा। तो हमें क्या करना है दोस्तों, इन सब के ट्रूथ टेबल याद रखने हैं। ये ट्रूथ टेबल क्या होता है? तो ट्रूथ टेबल मतलब सभी कनेक्शन, सभी जो आपके पॉसिबिलिटीज़ हैं, पी की वैल्यू ट्रू, क्यू की वैल्यू ट्रू, या पी की वैल्यू फॉल्स, ये जितने कॉम्बिनेशन है उसकी, इसके आउटपुट वैल्यूज़, उसी को कहते हैं ट्रूथ टेबल। और इनको आपको हमेशा याद रखना है। देखिए एंड है, और है, नॉट है, ये तो आप लॉजिक गेट में भी पढ़ते हैं फिजिक्स में। उसके बाद 2 और हैं, और ये हम लोग मैथ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इफ़ पी देन क्यू, इफ़ पी देन क्यू ऐसे करके। और इफ़ एंड ओनली इफ़, जिसको IFF कहा जाता है। इफ़ एंड ओनली इफ़, मतलब इफ़ पी देन क्यू एंड इफ़ क्यू देन पी, दोनों साइमल्टेनियसली। तो ये डबल एरो इसको बोलेंगे, इसको सिंगल एरो कंडीशनल, बाई कंडीशनल, आपका इंटरसेक्शन, यूनियन और निगेशन। क्लियर। तो अब आप हेडिंग लिखिए ट्रूथ टेबल, और उसी को आपको दोस्तों याद रखना है। आपको एकदम कहते हैं ना, एकदम जज्बा दिखाना है, जज्बा, तभी हो पाएगा कुछ। तो अगली हेडिंग आप लिखिए ट्रूथ टेबल, और उसी में हम आपको एक चीज़ केवल मेमोराइज कहेंगे कि कर लीजिएगा, दिमाग मत लगाइए। अभी जेईई मेन क्रॉस करते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। वैसे उसका एक्सप्लेनेशन भी होता है, लेकिन मैं कहूँगा उसको मेमोराइज ही कर लेना। तो लिखिए ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल में दोस्तों क्या है कि हम जैसे बता रहे थे कि जो सिंपल स्टेटमेंट हैं वो ट्रू हों, फॉल्स हों, या कोई भी जितने कॉम्बिनेशन होते हैं उनके लिए जो फाइनल कंपाउंड स्टेटमेंट की जो ट्रूथ वैल्यू होती है, उसी को लिखना होता है ट्रूथ टेबल। और हमें यहाँ पे 5 ट्रूथ टेबल याद रखने हैं। पहला ट्रूथ टेबल एक एक करके याद रखते हैं। जैसे पहले आया था कंजंक्शन, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, आपका एंड। ये लिखते जाइएगा, उससे समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये आपका पी स्टेटमेंट है, ये क्यू है, और ये पी इंटरसेक्शन क्यू है। हमने कंजंक्शन के लिए बना रहे हैं। क्लियर। अब पी के 2 पॉसिबिलिटी ट्रू और फॉल्स, इसकी 2 पॉसिबिलिटी, तो टोटल पॉसिबिलिटी हो जाएगी 2 दूना 4। तो ये हो जाता है। अगर सब स्टेटमेंट n होते हैं तो ये लॉजिक लिखते हैं, ये जो रो बनाएंगे वो 2 की पावर n बनाएंगे। तो जैसे 2 हैं तो 2 की पावर 2 विच इज़ 4। तो इस तरह से आप 4 कॉम्बिनेशन बना लीजिए, दोनों फॉल्स हो सकते हैं। f को लॉजिक गेट में हम लोग लॉजिक जो पढ़ते हैं बूलियन अलजेब्रा, तो f मतलब 0, और जो t है उसको कहते हैं 1। तो जैसे 0 0 0 1 1 0 1 1, तो उसी चीज़ को मैं ऐसे लिख रहा हूँ ft tf एंड tt। तो देखिए, इसको आप सेट थ्योरी से भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे हमें पता है दोस्तों कि अगर कोई एलिमेंट दोनों सेट में प्रेजेंट होता है तो वो यूनियन में आता है। इसको ऐसे कैसे रिलेट करेंगे? तो अगर कोई 2 स्टेटमेंट ट्रू हैं तो उनका यूनियन कर रहे हैं,
हम लोग इंटरसेक्शन पढ़ रहे हैं, तो जैसे हम लोग पढ़े हैं ना कि ए इंटरसेक्शन बी कब आएगा, जब एलिमेंट दोनों में प्रेजेंट हो। यहाँ प्रेजेंट को आप ट्रू कह सकते हैं, एब्सेंट को फॉल्स कह सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक केस में ये चीज़ ट्रू आती है, इस केस में बाकी सब जगह क्या आ जाएगा, ये इंटरसेक्शन की वैल्यू फॉल्स। इंटरसेक्शन आप पढ़िए, सबसे वो फैमिलियर हैं आप उससे। दूसरा है आपका कंजंक्शन के बाद हो गया डिसजंक्शन। डिसजंक्शन क्लियर, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, और मतलब यूनियन अपना। तो इसके भी लिए भी बनाओ, तो ये P है, ये Q है, और ये P यूनियन Q है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ऐसे 4 पॉसिबिलिटी बना लेंगे आप आराम से, ऐसे 4 लिख लीजिए, FF FT है ना, TF एंड TT। तो आप कहोगे कि सर ये एक जगह फॉल्स होगा और 3 जगह क्या होता है, ट्रू होता है। तो ये हो गया आपका यूनियन का ट्रूथ टेबल। तीसरा होता है आपका निगेशन। निगेशन में क्या होता है दोस्तों कि नेगेटिव कर रहे हैं, तो आप कह सकते हो यहाँ केवल 2 ही पॉसिबिलिटी है, ये नेगेटिव P, तो अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स, और अगर फॉल्स है तो ट्रू। क्लियर, ये है निगेशन। फोर्थ क्या होता है आपका कंडीशनल। इसी में हम आपको कहेंगे कि याद करिएगा कंडीशनल। कंडीशनल मतलब P इम्प्लाइज Q, इसको ऐसे पढ़ते हैं इफ P देन Q। अगर P एजम्पशन कहा जाता है और Q कंक्लूजन कहा जाता है। तो इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसके लिए हम जानबूझ के इन सबको अलग अलग बना रहे हैं ताकि आप कोई कन्फ्यूजन न रखें। तो P इम्प्लाइज Q, तो ये ऐसे 4 डब्बे बना दीजिए। क्लियर है ना, थोड़ा बड़ा बनाते हैं क्योंकि इसमें हाईलाइट करना होता है इसमें। तो एक डब्बा और हमने बड़ा बना दिया। तो देखिए वहीं फिर से पॉसिबिलिटी लिखा है FF FT है ना, आप भी लिखते जाओ, आलस मत करो। आलस करोगे तो फिर सही नहीं होगा। इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपका भी तो फ़र्ज़ बनता है कि फ्यूचर IIT विवेक सर को सब्सक्राइब कर लें और ये पूरा आराम से नोट करें। तो ये देखिए TT। अब दोस्तों ये सिर्फ़ और सिर्फ एक केस में फॉल्स होता है, जब आपका P ट्रू हो और Q फॉल्स हो और बाकी सब जगह ट्रू होता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको याद रहे। जब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो तो फॉल्स लिखेंगे, बाकी सब जगह ये ट्रू होता है। अब कहोगे कि सर समझ में नहीं आया। तो देखो दोस्तों, जब P अगर स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो ओवरऑल तो ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये P इम्प्लाइज Q का मतलब होता है कि P इफ़ P देन Q। जैसे आपसे हम कहते हैं कि इफ़ इट रेन्स देन 2 + 2 = 4, तो ये स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स होगा, चाहे बारिश हो या ना हो, 2 + 2 4 तो होगा। तो आप कह रहे हो ना कि इफ़ इट रेन्स का कोई मतलब नहीं है, तो उसी तरह से अगर ये, लेकिन हाँ, अगर आपने कोई एजम्पशन सही लिया है, अगर आपने कोई एजम्पशन सही लिया है, इसको कहते हैं एजम्पशन, इसको कहते हैं कंक्लूजन, कि हम इसके बेसिस पे ये करेंगे। तो अगर हमने एजम्पशन सही लिया है और कंक्लूजन गलत ड्रॉ कर दिया, तब तो गलती हो गई ना अपने से। जैसे हम IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारा IIT में सिलेक्शन नहीं होता है, तो गलत होता है ना अपने साथ, कि सब लोग कहते हैं कि यार गलती किया इसने। अगर कोई स्टूडेंट IIT की प्रिपरेशन कर ही नहीं रहा है और उसका सिलेक्शन नहीं होता है, तो क्या है, वो तो सही है, वो तो कर ही नहीं रहा था शुरू से, क्या फ़र्क पड़ता है उसको। लेकिन अगर आप कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन अगर बाई चांस नहीं, वैसे मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसा कभी हो, लेकिन छोड़ो इसको, इस टॉपिक को, कंट्रोडिक्शन है, इसको इतना हमारी हिम्मत नहीं है कि हम स्टूडेंट से ये कह पाएँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा हर स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाए। तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है तो भाई साहब फॉल्स हो जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें गलत हो जाएंगी। और बाकी सब जगह अब दोनों ट्रू हैं तो ट्रू होगा ही। अब मैंने कहा कि ये अगर फॉल्स हो गया तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इस पे आगे हम कहेंगे कि इसको ध्यान रखिएगा, मेमोराइज़ कर लीजिएगा, कुछ भी करिएगा। बस यही एक चीज़ है जो मुझे मैथमेटिकल रीजनिंग में आपको याद करानी है, बाकी हर चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूँगा आपको। तो देखिए अब ये एक और है ना, कौन गया, बाई कंडीशनल। तो बाई कंडीशनल को हम अलग से बना लेते हैं दोस्तों। इसको आप एकदम अच्छे से नोट कर लो। ये 5 आपके टेबल याद करने हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन इतनी आसानी से हो जाएगा कि पूछिए मत। अब आप हेडिंग लिखिए ट्रूथ टेबल ऑफ बाई कंडीशनल। तो देखो दोस्तों, बाई कंडीशनल का मतलब दोनों तरफ से अब कंडीशन लगी है। जैसे P इम्प्लाइज एन इम्प्लाइड बाई Q, इसका मतलब होता है, ये 3 लाइन का मतलब होता है लॉजिकल इक्विवेलेंट। मतलब इसका ट्रूथ टेबल लिखें या यहाँ जो लिखने जा रहे हैं उसका ट्रूथ टेबल लिखें, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो जाता है P इम्प्लाइज Q यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन Q इम्प्लाइज P। ये इंटरसेक्शन है दोस्तों, P इम्प्लाइज Q इंटरसेक्शन Q इम्प्लाइज P। मतलब दोनों को लिख के और हम लोग क्या करेंगे,
इंटरसेक्शन ले लेंगे। इंटरसेक्शन का रूल क्या था, जब दोनों ट्रू हों तो ट्रू, अदरवाइज सब फॉल्स। यूनियन का रूल क्या था कि मिनिमम एक ट्रू होना चाहिए ट्रू करने के लिए, और नॉट का तो पूछो ही मत, वो तो कुछ है ही नहीं। तो देखो इसको अब बनाते हैं पी क्यू, और अगला है आपका P इम्प्लाइज Q, फिर Q इम्प्लाइज P, और फिर P इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई Q। क्लियर। तो एक एक करके इनको बनाया जाए। आप आराम से इन टेबल को बनाइएगा, देखिएगा सब समझ में आ जाएगा आपको, है ना। इसको एक डब्बे में पैक कर लेते हैं। तो देखो इसको हम बना दे रहे हैं आराम से। तो इसके वहीं 4 पॉसिबिलिटी लिख लिए, FF, FT, TF और TT। TF और क्या लिख दिया हमने, TT लिख दिया। क्लियर। अब देखिए P इम्प्लाइज Q को जाना है, तो ट्रू से फॉल्स जाओगे तो हमने क्या बोला था, ये फॉल्स हो जाएगा और बाकी सब जगह ट्रू हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, Q से जब P जाएंगे तो ये फॉल्स होगा ना, जैसे मैं आपको याद करवाया था, बाकी सब जगह क्या होगा, ट्रू होगा। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो दोनों ट्रू, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्योंकि एक फॉल्स एक ट्रू है और यहाँ पे ट्रू। तो दोस्तों एक चीज़ आपको क्लिक कर जाएगी यहाँ पे, टिट फॉर टैट वाला। जैसे अगर ये फॉल्स है और ये फॉल्स है तो ओवरऑल ट्रू आ रहा है। यहाँ से देखो, इसको ऐसे रिलेट करो, और जब एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मतलब एक ट्रू एक फॉल्स, तो ये फॉल्स हो जा रहा है, और जब दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू आ रहा है। तो टिट फॉर टैट याद रखिएगा। क्लियर। तो अब अगला लिखेंगे आप हेडिंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस, जैसे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ते हो ना केमिस्ट्री में, इक्विवेलेंट वेट में, उसी तरह से ये लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या है। तो लॉजिकल इक्विवेलेंस दोस्तों, हम लोग 2 स्टेटमेंट को लॉजिकली इक्विवेलेंस कहते हैं इफ़ दे हैव सेम ट्रूथ टेबल। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2 स्टेटमेंट्स। ये आपके कंपाउंड हों सिंपल हों कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 2 कंपाउंड स्टेटमेंट लिखना चाहिए। 2 कंपाउंड स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंस इफ़ दे हैव सेम ट्रूथ टेबल। तो अब हम इसमें बताते हैं कि जैसे हम आपको एक चीज़ लिख के बताते हैं कि ये जो P इम्प्लाइज Q है ना, इसको लॉजिकली हम लोग निगेशन P यूनियन Q भी लिखते हैं। अब ये कैसे कन्फर्म होगा, तो ट्रूथ टेबल से कन्फर्म हो जाएगा। तो इसको मैं बताता हूँ इसका नेक्स्ट प्रूफ। तो लिखिए अगला पॉइंट। तो देखो दोस्तों, हम आपको बता रहे थे लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है। तो 2 कंपाउंड स्टेटमेंट हैं, P और Q इन्वॉल्व है, 2 की ही बात करते हैं, दूसरे में P Q इन्वॉल्व है। अगर उन दोनों की सेम ट्रूथ वैल्यू आती है फॉर ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ P एंड Q, तो उन दोनों को लॉजिकली इक्विवेलेंट कहेंगे। और उस केस में हम लोग क्या लिखते हैं कि S1 इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू S2, इस तरह से लिखा जाता है। ये लॉजिकली इक्वल पढ़ते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। दिस इज लॉजिकली इक्वल, या सिंपली इक्वल कह सकते हो आप, लॉजिकली इक्विवेलेंस या सिंपली इक्विवेलेंस ऐसे ही बोल सकते हैं। तो जैसे मैं आपको सिखा रहा था कि P नोट करके लिखिएगा और इसको याद रखिएगा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि P इम्प्लाइज Q को हम लोग लिखते हैं निगेशन P यूनियन Q। अब ये कैसे प्रूफ होगा, तो इसको ट्रूथ टेबल से करेंगे। प्रूफ करने के दोस्तों 3 मेथड होंगे हमेशा, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का 3 मेथड। पहला ट्रूथ टेबल, जो सबसे आसान होता है, टाइम लगता है लेकिन इतना टाइम नहीं लगेगा, आपका 1 मिनट के अंदर वो क्वेश्चन हो भी जाएगा और गलती नहीं होती है। दूसरा बूलियन अलजेब्रा, थोड़ा सा फास्ट है, इसमें हम आपको बताएंगे लॉजिक क्या होते हैं, पहले कुछ फार्मूले आपको सेट थ्योरी से रिलेट करने होंगे। तीसरा है सेट थ्योरी से कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के बेसिस पे। तो मैं कह रहा था कि ये सेम कैसे हुआ, तो उसके लिए आपको P बनाना होगा, Q बनाना होगा, P इम्प्लाइज Q बनाना होगा। फिर कहोगे कि निगेशन P के लिए आप निगेशन P का कॉलम क्रिएट करिए और फिर निगेशन P यूनियन Q कर दीजिए। याद रखना यूनियन है बीच में। तो ये 4 पॉसिबिलिटी अगेन लिख दिया, FF, FT, TF और TT, है ना। इनका ऑर्डर आप फिक्स कर सकते हैं, एक ऑर्डर में लिखेगा। मैं जैसे लिखता हूँ 0 0 0 1 1 0 1 1, तो ये हो जाएगा TF और अगला है आपका TT। क्लियर। तो अब क्या होता है इसमें देखते जाना एक एक करके। हमने FF किया तो ये तो मैंने याद करा दिया था ना कि इस केस में आपका फॉल्स, बाकी 3 जगह ट्रू। अब आप ध्यान दो, नेगेटिव P क्या हो जाएगा, तो इन दोनों को फ्लिप कर देंगे, जैसे ये फॉल्स का ट्रू और ट्रू का फॉल्स। अब इनको देखना है दोस्तों, इनका यूनियन लेना है। तो ट्रू और फॉल्स का यूनियन क्या होता है, ट्रू। ट्रू और ट्रू का यूनियन ट्रू। ये मैं समझ में आ रहा है ना। F और F का यूनियन फॉल्स, यूनियन मतलब मिनिमम एक ट्रू, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू। तो आप इसको देखिए एक बार, इसको, और कहाँ गया, ये देखिए, ये दोनों आपको क्या दिखेंगे, सेम दिखेंगे। दिख रहा है TTFT, TTFT,
दिख रहा है ना, तो हैंस ये दिस इज़ ट्रू। तो आप कह सकते हो, इसको याद रखना है। अब आगे इसको मैं डायरेक्टली यूज़ करूँगा। तो ये हो गया आपका लॉजिकली इक्वलेंस। इसमें अगला टॉपिक लिखिए आप लोग, डिमॉर्गन्स लॉ, जो हम लोग सेट थ्योरी में पढ़ते हैं। डिमॉर्गन्स लॉ सेट थ्योरी में क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों कॉम्प्लीमेंट को निगेशन कहा जाता है। जैसे सेट थ्योरी वाला लिखें तो ए यूनियन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट होता है, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और ए यूनियन बी की जगह ए इंटरसेक्शन अगर बी हो जाए होल कॉम्प्लीमेंट, तो इसको लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज सेट थ्योरी। अब वही चीज़ यहाँ कैसे लिखेंगे, तो निगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू लिखना हो दोस्तों, तो निगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ क्यू लिखेंगे। और निगेशन ऑफ पी यूनियन की जगह अगर इंटरसेक्शन हो गया तो इसको लिखा जाएगा नेगेटिव पी यूनियन नेगेटिव क्यू। तो ये पहला है। और दूसरा, इसी को भी डिमॉर्गन्स लॉ ही बोलते हैं। इसको लिखने के कई सारे तरीके होते हैं, एक बार ध्यान से देखिए। जैसे ये हम लोगों को पता है ना, तो इसी चीज़ को यहाँ लिखिए। कॉम्प्लीमेंट की जगह क्या बताया, निगेशन लगाना। उसके बाद क्या बताया, ए कॉम्प्लीमेंट की जगह निगेशन पी, इंटरसेक्शन की जगह ये वाला साइन, बस साइन चेंज हुआ है ना। आप पढ़िए इंटरसेक्शन ही, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे निगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू, निगेशन पी यूनियन निगेशन क्यू। तो इनके भी ट्रूथ टेबल बनाओगे ना, इसका और इसका, तो वो सेम आएगा। तो इनको भी लॉजिकली इक्वलेंसी बोला जाता है। ये कब आता है, जब हमें किसी कंपाउंड स्टेटमेंट का नेगेटिव लिखना होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने आपको बताया कि पी इम्प्लाइज क्यू को आप नेगेटिव पी यूनियन क्यू लिखोगे। ये हमेशा आपको याद रखना है, क्योंकि ये लॉजिकली इक्वलेंट है। और डिमॉर्गन्स लॉ को आपको याद रखना है। अब आप लिखिए अगला पॉइंट। तो देखो दोस्तों, हमने 2 पॉइंट लिखे हैं, इसको ध्यान से सुनना। एक है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी मतलब ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट, नाम से ही क्लियर है। टोटोलॉजी है, टी आया है, ट्रू, ऐसे याद कर सकते हैं। जो स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होते हैं, चाहे उनके कंपोनेंट स्टेटमेंट ट्रू हो या फॉल्स हो, उसको टोटोलॉजी कहते हैं। उसकी ट्रूथ वैल्यू हमेशा ट्रू आती है और इसको स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। अब जैसे एग्जांपल देना है तो आपका पी के स्टेटमेंट है, एक निगेशन पी है, और एक आप कर दीजिए पी यूनियन निगेशन पी। क्लियर, इसके 2 ही पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। आप कहोगे कि या तो सर ये फॉल्स होगा या तो ट्रू होगा, तो ये ट्रू ये फॉल्स, इन दोनों का यूनियन लोगे तो क्या आएगा, हमेशा आपका ट्रू आएगा। चाहे पी आपका ट्रू हो या फॉल्स हो, पी यूनियन निगेशन पी हमेशा क्या आएगा, ट्रू आएगा। कॉन्ट्रडिक्शन या फैलेसी कहते हैं, एक जेईई मेन की नया भाषा स्टार्ट किया है इन्होंने, फैलेसी। फैलेसी मतलब हमेशा फॉल्स, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब गड़बड़, फॉल्स, है ना। जैसे हम लोग कुछ एज्यूम करते हैं और आगे जाके गलत हो जाता है, क्या कहते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब गलत हो गया, वही चीज़ है, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। और इसका एग्जांपल देना हो दोस्तों तो वैसे ही दे दीजिए, पी लिखा, निगेशन पी लिखा, ये पी है ना, स्टाइलिश पी नहीं लिखेंगे इसको। और ये पी इंटरसेक्शन निगेशन पी करते हैं, यहाँ यूनियन लिया था, अब यहाँ इंटरसेक्शन, तो एफ और टी, यहाँ पे टी लिखेंगे तो एफ, और दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, एफ एफ। तो कह सकते हो दिस इज़ ऑलवेज कॉन्ट्रडिक्शन, और इसकी ट्रूथ वैल्यू को एफ लिखा जाता है और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल सी से। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप टोटोलॉजी का नेगेशन लिखोगे तो कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, मतलब इसको अगर चेंज करें तो एफ एफ आ जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो टी टी आ जाएगा। तो आप ये लिख सकते हैं कि हमेशा जो टोटोलॉजी होता है उसका जो निगेशन होता है वो सी आता है, और कॉन्ट्रडिक्शन का जो निगेशन होता है वो टी आता है। ये आप पॉइंट करके नोट कर सकते हैं। क्लियर, तो ये हो गया टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्रडिक्शन। अब इसमें दोस्तों आता है बच्चों की, एक होता है आपका अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, वो सेट थ्योरी से आप रिलेट करिएगा, और उसके बाद कुछ लॉ हैं, फिर ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो दोस्तों, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट में नाम को आपको याद नहीं रखना, आपको रिजल्ट याद रखना है। ये सारी चीज़ें हम लोग सेट थ्योरी से कनेक्ट करके लिख सकते हैं। जैसे आइडेम्पोटेंट लॉ, अगर मान लीजिए ए और बी 2 सेट हैं और ए यूनियन ए कहते हैं, तो क्या लिखते हैं हम लोग, ए लिखते हैं, मतलब यहाँ भी पी हो जाएगा। और ए सेट का ए सेट के साथ इंटरसेक्शन क्या होता है, ए ही होता है। यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ मतलब ऑर्डर एक्सचेंज हो सकता है, तो ये फटाफट आप लिख दीजिए, और ये क्या हो जाएगा, क्यू यूनियन पी हो जाएगा, है ना। एसोसिएटिव लॉ में ब्रैकेट शिफ्टिंग करते हैं, मतलब ब्रैकेट पहले इस पे लगाया था, इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये यूनियन और इंटरसेक्शन आपके एसोसिएटिव लॉ फॉलो करते हैं, मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है और इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। क्लियर। इसमें अगला होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जैसे P मल्टीप्लाइड बाई क्यू प्लस आर लिखते हैं तो पी क्यू प्लस बी आर, तो उसी तरह से यहाँ लिखेंगे P इंटरसेक्शन Q, फिर निगेशन P इंटरसेक्शन R। उसी तरह से यहाँ पे P, ये Q है दोस्तों, ये Q लिखना है, तो P यूनियन Q इंटरसेक्शन P यूनियन R, इस तरह से। तो इसी को कहते हैं कि
इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनियन एंड यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरसेक्शन। और ये तो मैंने बता ही दिया था, इसको फटाफट आपको लिख लीजिए और ये आपको ऐसे हो जाएगा। ये क्या है, तो 2 बार लिखोगे तो कहोगे कि वहीं पहुँचेंगे। टी मतलब टोटोलॉजी, यूनिवर्सल सेट की तरह डील कर सकते हैं। तो किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन वो सेम आता है, यूनियन यूनिवर्सल सेट आ जाता है, ये फाई आता है और ये कितना आता है, ये तो आप कहोगे पी ही रहता है। तो ये सारी चीज़ें आप सेट थ्योरी से रिलेट कर सकते हैं। मैं एक जगह एनालॉजी बता दूंगा आपकी। यूनिवर्सल सेट का मतलब टोटोलॉजी, कहीं भी कॉन्ट्राडिक्शन है तो उसको फाई मतलब एम्प्टी सेट, नल सेट, वाइड सेट की तरह डील करना। और एफ़ को आपको एफ़ जब भी आ जाए मतलब आपको सी लिख देना है, मतलब फाई लिखना है सेट थ्योरी की भाषा में। ये मैं एक एक करके रिलेट करवाऊंगा। अब इसके बाद क्या होता है ना दोस्तों, मैंने कहा था ना बाई कंडीशन जो कंडीशनल होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, इन्वर्स, कन्वर्स और कंट्रापॉजिटिव। और वहीं से एक आता है रूल लॉ ऑफ कंट्रापॉजिटिव। और ये आपका टॉपिक ऑलमोस्ट डन। तो लिखिए अगला रूल, नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, अब क्या है कि हमें अगला टॉपिक पढ़ना है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से अपने क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। और एक चीज़ और मैं दोस्तों बता दूं, अभी तक जितना मैंने बताया है वो क्वेश्चन में आपको कंफर्ट हो, आप सारे क्वेश्चन कर लें इसलिए बताया है। मैं अगर डायरेक्टली क्वेश्चन कराऊंगा तो आप कहोगे 4 क्वेश्चन याद रखोगे, 5वें में फंस जाओगे। आपको हमने की पॉइंट बता दिया और की पॉइंट है आईआईटी है, ये ध्यान रखना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कन्वर्स, जैसे पी इम्प्लाइज क्यू दिया है तो इसी को कहते थे कंडीशनल। अब इसका कन्वर्स मतलब एरो रिवर्स करना। तो कन्वर्स ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू कोई कहता है तो इसको तुरंत लिख देंगे क्यू इम्प्लाइज पी। अगर इन्वर्स ऑफ कोई पी इम्प्लाइज क्यू कहता है तो इसमें क्या करना है, दोनों को नेगेटिव बना दो। और कंट्रा पॉजिटिव ऑफ पी इम्प्लाइज कोई क्यू कहे तो इसको आप क्या करिए, दोनों काम कर दीजिए, मतलब उल्टा भी करेंगे और नेगेटिव भी लगाएंगे। क्लियर? तो यही होता है कन्वर्स मतलब एरो की डायरेक्शन उल्टा, इन्वर्स मतलब दोनों को नेगेटिव बना देना इसी में, और कंट्रा पॉजिटिव मतलब दोनों काम करना, मतलब उल्टा भी करना है और नेगेटिव भी लगाना है। तो एक दोस्तों होता है इसमें लॉ ऑफ कंट्रा पॉजिटिव, लॉ ऑफ कंट्रा पॉजिटिव, और कंट्रा पॉजिटिव ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, पॉजिटिव। तो अब देखो ये क्या है, तो इसको कहते हैं बेसिकली कि जो अपना P इम्प्लाइज Q है ना, दिस इज़ लॉजिकली इक्वलेंट टू निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों ये आपस में इक्वल होते हैं और सिमिलर लॉजिक से ये दोनों आपस में इक्वल है, ये लॉजिकली इक्वल हैं। अब इस बात को हमें समझना है, लॉजिकली इक्वल। क्लियर? अब ये कहोगे कि कैसे समझ में आएगा, तो देखिए इसका प्रूफ एक तो है कि ट्रूथ टेबल बना सकते हैं और दूसरा आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे P इम्प्लाइज Q है तो इसको हमने क्या बताया था, निगेशन P यूनियन Q। क्लियर? ये तो हमने बता ही दिया है। अब कहोगे कि निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P है तो आप पहले वाले का नेगेटिव करिए और यूनियन सेकंड वाला कर दीजिए। यही ना रूल पढ़ रहे हैं यहाँ पे, पहले वाले का नेगेटिव यूनियन सेकंड, तो उसी तरह से यहाँ पहले वाले का नेगेटिव यूनियन सेकंड। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कम्यूटेटिव लॉ, तो ये कहोगे कि यहीं आ जाएगा और ये कहोगे कि सर ये तो ये आ गया। तो जिस लॉजिक से इनको हमने आपस में इक्वल किया दोस्तों, उसी लॉजिक से आप यहाँ पे भी कह सकते हो कि आपस में इक्वल हैं। तो ये होता है आपका लॉ ऑफ कंट्रा पॉजिटिव। क्या होता है बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ क्या होता है लॉ ऑफ कंट्रा पॉजिटिव। भूलोगे तो नहीं ना, प्रॉमिस करो। हमारे चैनल फ्यूचर आईआईटीएन को विवेक सर को सब्सक्राइब कर लिया है ना, पक्का? नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और आपके भले के लिए कह रहे हैं, अब की बार जे एडवांस में 90% पार मैथ में मेरी गारंटी है। आप एक बार यकीन तो करिए हमारे ऊपर दोस्त, फिर मैं दिलाता हूँ आपको नंबर। तो ये हो गया आपका क्लियर। अब देखो इसमें क्या होता है, एक हेडिंग और लिख लीजिए, निगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट, किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट का नेगेटिव कैसे लिखेंगे उस चीज़ को हम लोग देखना चाहते हैं, मतलब ये लिखना चाहते हैं। क्लियर? तो हमने अभी पढ़ा है दोस्तों कि इसको लिखते हैं निगेशन P यूनियन Q, और डिमॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो P इंटरसेक्शन निगेशन Q हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरी बात ये हो जाती है मेरे बच्चों की, आप जैसे निगेशन जब लिखते हो ना तो इफ़ देन का निगेशन इफ़ देन आता ही नहीं है। क्या आता है, P एंड नॉट Q। ये ध्यान रखना, इफ़ देन में नहीं आएगा। तो अब हम लोग एक पहले इन दोनों पे एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बूलियन अलजेब्रा, और उसके बाद हम लोग करेंगे अपने लाइन से क्वेश्चन।
तो आप लिखिए क्वेश्चन पहले लिखिए। ये आप लोगों को क्लियर हो गया ना कि नेगेटिव ऑफ P इम्प्लाइज Q का नेगेटिव क्या लिखते हैं। P फिर से मैं बताता हूँ क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाएगा दोस्तों। P इम्प्लाइज Q का नेगेटिव होता है P इंटरसेक्शन नेगेटिव Q, मतलब पहले को एज सच लिखेंगे, इंटरसेक्शन नेगेटिव Q लिखेंगे। ये चीज़ ऐसे माइंड में सेट कर लो। और ये क्या है, कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रापॉजिटिव। लॉ ऑफ कंट्रापॉजिटिव ध्यान रखना कि ये दोनों सेम होता है। कहता है कि ये लिख देगा, कहेगा कंट्रापॉजिटिव लिखो, तो क्या करेंगे एरोडा इफ़ P देन Q का इफ़ कंट्रापॉजिटिव क्या होगा, इफ़ नॉट Q देन नॉट P करके, और P इम्प्लाइज Q का नेगेटिव क्या होगा, तो P एंड नॉट Q करके होगा। तो ये बात को आपको स्टेटमेंट में दिखना है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट लिखा जाए या प्रपोजिशन बोला जाता है, कुछ भी बोला जाए मतलब एक ही है, ठीक है ना। कभी कभी स्टूडेंट को इधर उधर टहलाने के लिए लोग क्या करते हैं, प्रपोजिशन यूज करते हैं, तो उससे आप कंफ्यूज मत होना, वो स्टेटमेंट के बारे में ही बात कर रहा है। तो अब हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों ध्यान से, हमने क्वेश्चन लिख रखा है द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। ये सब जेईई मेन के ही क्वेश्चन हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एक्सपेक्टेड हैं जो जेईई मेन में आएंगे एनडीए के पेपर में। तो द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट इफ़ आई बिकम ए टीचर देन आई विल ओपन ए स्कूल क्या है, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, P इम्प्लाइज Q। इफ़ आई विल बिकम ए टीचर देन आई विल ओपन ए स्कूल, तो इसका नेगेटिव लिखना है। तो हम लोग जानते हैं कि P इंटरसेक्शन नेगेटिव Q, मतलब मैं टीचर बनूंगा भी और स्कूल खोलूंगा भी नहीं। तो मैं अपने साथ, मैं अगर स्टेटमेंट दूं तो इसका नेगेटिव यही होगा ना कि मैं बन भी गया और स्कूल भी नहीं खोला, तभी कहोगे कि हम गलत हैं। अदरवाइज मैं टीचर बनूंगा ही नहीं तो आप दोष नहीं दे सकते। क्लियर, तो ये चीज़ है। तो अब आप देखिए, इफ़ आई बिकम ए टीचर एंड आई विल नॉट ओपन ए स्कूल इज़ द आंसर। आई विल ओपन ए स्कूल, तो आई विल नॉट ओपन द स्कूल, आई विल बिकम ए टीचर। तो ये नाइदर नॉर वाले तो क्वेश्चन पहले से ही गलत हो गए। अब ये नॉट बिकम ए टीचर, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप कहोगे आंसर नंबर C है। क्लियर। अब यहाँ देखते हैं, कंट्रापॉजिटिव लिखना है। इफ़ टू नंबर्स आर नॉट इक्वल देन देयर स्क्वायर्स आर नॉट इक्वल। तो इसका कंट्रापॉजिटिव क्या होगा, इसके भी ऑप्शन थे लेकिन लेंदी हो इसलिए हम ऑप्शन नहीं लिखे, हम सीधे आंसर ही बता देते हैं। तो क्या बताया था जी, कंट्रापॉजिटिव P इम्प्लाइज Q का नेगेटिव Q इम्प्लाइज नेगेटिव Q। तो पहले इसको लिखा जाए, तो इफ़ ऐसे लिखिए, इफ़ क्या लिखोगे, द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स आर इक्वल देन क्या लिखेंगे यहाँ पे, देन द नंबर्स आर इक्वल, देन द नंबर्स आर क्या लिखेंगे, इक्वल। इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। इफ़ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स आर इक्वल देन द नंबर्स आर इक्वल। क्या मैंने सही लिखा है? ये इसमें थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर है। आप जैसे 4 ऑप्शन दिया जाएगा तो आप तो कर ही लोगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत हो सकता है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसको नोट करना है, इसको नोट करना है और पलट देना है। तो यहाँ पे 2 नंबर्स का जिक्र पहले ही आ गया है, तो अब यहाँ लिखेंगे इफ़ द स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स आर इक्वल देन द नंबर्स आर इक्वल। इस तरह से लिख दिया जाएगा, देन द नंबर्स आर इक्वल, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया निगेशन और ये हो गया कंट्रा पॉजिटिव। क्लियर। अब हम लोग पढ़ते हैं अपना इम्पॉर्टेंट सेक्शन और वो है आपका बूलियन अलजेब्रा। तो लिखिए नेक्स्ट टॉपिक बूलियन अलजेब्रा। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोगों को पढ़ना है बूलियन अलजेब्रा। इसमें आगे बढ़ने से पहले हमने कुछ चीज़ें लिखी हैं, पहले ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि जब स्टेटमेंट ट्रू होता है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू को T लिखते हैं और बूलियन की भाषा में उस चीज़ को कहा जाता है आपका 1, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो उसको लिखते हैं F और बूलियन की भाषा में उसको लिखा जाएगा 0। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे ये पहले कुछ एनालॉजी है जिसको आपको समझना होगा कि टोटोलॉजी जो T लिखते हैं बूलियन में इसको कहा जाता है 1, और यूनिवर्सल सेट में अगर कोई हमेशा चीज़ ट्रू हो तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट, सेट थ्योरी की भाषा में। फॉल्स को लिखेंगे 0 और यहाँ पे हो जाएगा ये 5। क्लियर। अब स्टेटमेंट को आप कैपिटल ABC से डिनोट कर सकते हैं या PQRS से डिनोट कर सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस है। नॉर्मली हम PQRS से ही डिनोट करते हैं। तो इन सबके रिजल्ट्स लिखने हैं और क्या करना है, एक चीज़ और, जैसे प्लस जो है इसको यूनियन की तरह डील करना है। दिस इज यूनियन,
और इनटू जो है इसको इंटरसेक्शन, ये ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन का मतलब इंटरसेक्शन। जैसे अगर मान लीजिए इस तरह से अगर हमने कहीं लिखा तो दिस इक्वलेंट टू P इंटरसेक्शन Q, और P प्लस Q लिखा, दिस इज इक्वलेंट टू P यूनियन Q। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो देखो जैसे हम लोगों को मालूम है कि A यूनियन B की वैल्यू B यूनियन A के इक्वल होती है, तो ये आपका हो जाएगा B प्लस A। क्लियर। A किसी सेट में अगर आप यूनिवर्सल सेट का यूनियन लेते हैं तो वो हमेशा क्या आ जाता है, यूनिवर्सल सेट आ जाता है। किसी सेट में अगर फाई का यूनियन लेते हैं तो उस सेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। A यूनियन A कितना होता है, A। नॉर्मली स्टूडेंट यहाँ पर 2A लिख देते हैं, लेकिन ये बूलियन अलजेब्रा है, A प्लस A की वैल्यू A होगी और A इंटू A भी आपका A होगा। A प्लस A कॉम्प्लीमेंट कहेंगे तो A का यूनियन अगर A कॉम्प्लीमेंट के साथ लिया जाए तो पूरा यूनिवर्सल सेट मिल जाता है, तो यहाँ लिख देंगे 1 और ये हो जाएगा 0। और ये होता है दोस्तों, इसको ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस B, और 1 प्लस B इज़ 1, तो ये A आ जाएगा। और इसको आप लिख सकते हैं A टाइम्स 1 प्लस B, और इस A कॉम्प्लीमेंट को आप 1 माइनस A लिख सकते हैं क्योंकि A प्लस A कॉम्प्लीमेंट है आपका। तो ये आप देखोगे तो ये फाइनली आ जाएगा A प्लस B के इक्वल। इन दोनों को हम लोग एब्जॉर्प्शन लॉ कहते हैं, क्योंकि चीज़ें एब्जॉर्ब की गई हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, और आपको थोड़ा दिक्कत हो रही होगी कि कितना जल्दी जल्दी ये फटाफट कर रहे हैं, तो आपको भी ध्यान से दोस्तों समझना है। ध्यान से देखो बच्चों क्या कर रहा हूँ मैं। जैसे ये सारी चीज़ें तो ऑब्वियस हैं, ये लास्ट वाले को बता रहा हूँ, पॉइंट नंबर 8। तो आप क्या करिए, 2 सेट बना लीजिए, इससे तो आप फेमिलियर होंगे। एक A सेट बनाया, दूसरा क्या बनाया, B सेट। ये हमने बनाया A, ये B। A मतलब A के बारे में बात कर रहे हैं। ये कौन है, AB का मतलब कि A इंटरसेक्शन B। तो ये बताओ दोनों का यूनियन कितना आएगा, तो आप कहोगे सर ये पूरा सेट ही तो है ये चीज़। तो यही चीज़ हमने लिखा है, A प्लस AB इक्वल टू, उसी को दिखाया है A के इक्वल। और 9th नंबर पॉइंट क्या है, इसको भी देख लेते हैं, तो अलग से डायग्राम बनाएंगे। ये फिर से बनाया A और फिर से बनाया B। ध्यान दीजिएगा हम कैसे कर रहे हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार समझ में आ जाएगा। तो A मतलब A का, ये क्या है, ध्यान से देखो तो ओनली B, A कॉम्प्लीमेंट B है ना, तो इसको ओनली B कहते हैं, तो ये B आपका हो जाएगा। तो ये क्या हमने कर दिया, पूरा पूरा A प्लस B ही तो किया है, और उसी तरह से आ जाता है A यूनियन B। क्लियर। और यहाँ पे A, तो इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। A प्लस A कॉम्प्लीमेंट B ने A कॉम्प्लीमेंट को ऑब्जर्व कर लिया, और A प्लस AB ने पूरा पूरा AB को ही ऑब्जर्व कर लिया, इसीलिए इसको कहा जाता है एब्जॉर्प्शन लॉ। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। इसमें एक जगह आएगा हम लोगों को डिमॉर्गन्स लॉ लिखने को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, तो इसको मैं बता ही देता हूँ, डिमॉर्गन्स लॉ। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो जैसे दोस्तों है कि P प्लस Q का कॉम्प्लीमेंट करना है, तो दिस इज़ P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। और PQ का अगर होल कॉम्प्लीमेंट करना होगा, ये ध्यान रखना P को सिंपली लिखिएगा, अदरवाइज कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो ये लिखेंगे P कॉम्प्लीमेंट प्लस Q कॉम्प्लीमेंट, तो इसी को कहा जाता है डिमॉर्गन्स लॉ। तो ये जो हमने बोर्ड पे सारी चीज़ें लिखी हैं ना, इसी के बेसिस पे हम लोग जितने क्वेश्चन होते हैं सिंप्लीफिकेशन वाले वो सारे कर लेंगे दोस्तों, एक एक करके 1 बाई 1 इनको किया जाएगा। बूलियन अलजेब्रा देखिए, अब हमारे पास 3 ऑप्शन रहेंगे, या तो हम सेट थ्योरी से प्रोसीड करें, या तो ट्रूथ टेबल से प्रोसीड करें। ट्रूथ टेबल वाला आपके पास हमेशा ऑप्शन एग्जिस्ट करेगा। आप क्वेश्चन का ट्रूथ टेबल, चारों ऑप्शन का ट्रूथ टेबल बना लो, जिसमें वो मैच कर जाता है उसको आप टिक कर देना। थोड़ा लेंदी है, लेकिन इतना लेंदी नहीं है दोस्तों कि आपका 1 मिनट टाइम क्रॉस हो जाएगा, 1 मिनट के अंदर ही कर लोगे। हाँ, जब 3 आता था पहले मैं क्या करता था ना, ये बूलियन अलजेब्रा नहीं पढ़ाता था, लेकिन जेईई मेन वाले भी एकदम स्मार्ट, 2 देते हैं तो स्टूडेंट तो 4 रो में ही ट्रू टेबल से जस्टिफाई कर लेते हैं ऑप्शन। लेकिन अब उन्होंने 3 देना स्टार्ट कर दिया, PQR, तब उसमें 8 हो जाएगा, 4 देंगे तो 16 हो जाएगा। तो मैंने भी सोचा कि अच्छा चलो तुम डाल तो हम पात नहले पे दहला मार दिया हम भी। बूलियन अलजेब्रा से ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। और बूलियन अलजेब्रा बेसिकली क्या होता है दोस्तों, लॉजिक गेट होता है। तो मेरे ख्याल से A यूनियन B, B यूनियन A यूनियन यूनिवर्सल सेट, A में 1 ऐड करेंगे तो 1 ही होगा, A में 0 ऐड करेंगे तो A होगा, A प्लस A ही रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, 2A नहीं होगा, A इंटू A ही रहेगा। A प्लस A कॉम्प्लीमेंट 1, A इंटू A कॉम्प्लीमेंट 0, A प्लस A B A होगा, और A प्लस A कॉम्प्लीमेंट B इक्वल टू A प्लस B। इसको कभी भूल भाल जाइए तो ऐसे आप सोच सकते हैं। और ये डिमॉर्गन्स लॉ, और ये एनालॉजी है, और प्लस को हम लोग यूनियन, डॉट को मतलब मल्टीप्लाई को इंटरसेक्शन, P इसको ऐसे लिखेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे। क्लियर। आप चाहें तो यहाँ डॉट लगा सकते हैं यहाँ पे। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया दोस्तों। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करेंगे 1 बाई 1।
तो लिखिए क्वेश्चन। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से एक बार आपको याद दिला दूं कि एक बार आपका जो मैथ्स का 100 नंबर की प्रिपरेशन की तैयारी चल रही है महा रिवीजन में, उसमें हम 40 नंबर का आपके सौरभ सर के चैनल पे कवर करा रहे हैं। और इसमें आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर 3D, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस मतलब अलजेब्रा के कुछ सेक्शन डिस्कस किए जाएंगे। अब कहोगे कि सर बाकी सेक्शन कहाँ गया, हमारा कैलकुलस कहाँ गया, बताओ। तो कैलकुलस की दोस्तों तैयारी कराई जा रही है वो हमारे चैनल पे फ्यूचर IITian विवेक सर। क्या बोला मैंने चैनल का नाम, जल्दी बताओ, फ्यूचर IITian विवेक सर। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप फ्यूचर IITian विवेक सर को ज़रूर सब्सक्राइब किए होंगे, मिस आउट मत करिएगा उसको, क्योंकि देखिए हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करनी होगी हमारे लिए थोड़ा बहुत। आपको हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और आपके जो भी जूनियर हैं, सीनियर हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे शेयर करना होगा कि अगर मैथ्स में फोड़ना चाहते हो, मैथ्स में एक्सेल करना चाहते हो, मैथ्स में तबाही मचाना चाहते हो, मैथ्स में सुनामी लाना चाहते हो, कॉन्टैक्ट टू विवेक सर। और हमारा सौरभ सर का इस बार टैगलाइन है अब की बार 200 पार, मतलब जो भी स्टूडेंट हम लोगों से पढ़े उसके जेईई मेन में 200 पार किसी भी हाल में स्कोर हो जाए। और मैथ्स में जहाँ तक बात करें दोस्तों, अगर मैं मैथ्स की अगर बात करूँ तो मेरा अगर महा रिवीजन का क्रैश कोर्स कर लेते हैं और इसके एडिशनली मैंने अगर 10 क्वेश्चन कराए हैं तो 10 क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर जेईई मेन का कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आपका 80+ स्कोर आएगा। और हमारा एडवांस की प्रिपरेशन एकदम छोड़ दीजिए बच्चों, एकदम मैं कह रहा हूँ ना, मेरे ऊपर भरोसा रखो, उसको छोड़ दो। आप क्या करना, जेईई मेन को देकर चले आना। जेईई मेन में टारगेट रखना कि किसी तरीके से हमारा 200 पार आ गए। प्लान बी है कि 150 के ऊपर तो आना ही चाहिए बच्चों। अब उससे नीचे हम नहीं सुनना चाहते, इतना मेहनत कर रहे हैं, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारा चैनल फ्यूचर IITian विवेक सर को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से शेयर करें। मैं ये कह रहा हूँ कि आप एडवांस की इसलिए टेंशन मत लीजिए, क्योंकि एडवांस जेईई मेन के बाद एडवांस के लिए महा मैराथन रिवीजन क्लासेस चलेंगी, महा मैराथन रिवीजन क्लासेस। तो उसमें क्या करना, बस केवल क्लास कर लेना, उसमें हम हर चीज़ डिस्कस करेंगे, एडवांस प्रॉब्लम प्रैक्टिस प्लस थ्योरी, उसमें क्वेश्चन के थ्रू हम थ्योरी डिस्कस करेंगे। अभी क्या थ्योरी पढ़ा के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वहाँ उल्टा चलेंगे, क्योंकि बेसिक थ्योरी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो वहाँ का मेरा टैगलाइन है दोस्तों, मैं अभी से बता देता हूँ, अब की बार 90% पार। और 90% पार होने का मतलब दोस्तों होता है, यकीन मानो, मेरे ऊपर यकीन रखो कि IIT जेईई में 90% अगर आपने स्कोर कर दिया, किसी भी एक सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तीनों की नहीं, तीनों में कर दिया, तब तो पहले दूसरी तीसरी रैंक में से एक 100% रैंक आ जाएगी। लेकिन अगर एक सब्जेक्ट में भी आप करते हैं और बाकी 2 सब्जेक्ट एवरेज से ऊपर रखते हैं तो आपकी दोस्तों 200-300 के अंदर हर हाल में रैंक आ जाएगी, इतनी मेरी गारंटी है। वैसे 100 के अंदर आती है, लेकिन मैं 200-300 कंफर्टनेस के लिए इतना तो श्योर ही हो जाएगा, चाहे पूरी दुनिया पलट जाए 200 के अंदर रैंक आएगी अगर 90% स्कोर कर लिया तो यकीन मानो एक सब्जेक्ट में भी दोस्तों इतनी ताकत होती है ना दो बच्चों कि वो आप क्रॉस कर सकते हो। क्लियर। हमारे जितने जूनियर्स हैं या फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्किल में जब मैं तैयारी करता था तो मैंने देखा था कि कोई स्टूडेंट अगर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी हाईएस्ट नंबर लाया तो उसकी 100 के अंदर रैंक आ जाती थी। तो मैथ्स में एडवांस के लिए बस आप क्या करिएगा, हम जो क्लास चलाएंगे उसी को रेगुलर पढ़ते रहिएगा। और फिर वहाँ तक पहुँचोगे कैसे मेरे दोस्त, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको हमारा चैनल फ्यूचर IITian विवेक सर को सब्सक्राइब करना होगा। आई उम्मीद आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो रोक के तुरंत सब्सक्राइब कर दिया है। हमारी उम्मीदों को आप पानी मत फेरिएगा दोस्त। और एक बार आप यकीन रखिए। और हाँ, जो हमारे 11-12 के स्टूडेंट हैं उनको लग रहा होगा कि ये मोदी जी की शताब्दी एक्सप्रेस, जन शताब्दी एक्सप्रेस या बुलेट ट्रेन चल रही है पीछे, एकदम नहीं दोस्तों। जो 11-12 के स्टूडेंट हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि हम जल्दी ही ईयर लॉन्ग कोर्स लॉन्च करने वाले हैं आपके लिए, जिसमें सब कुछ कराया जाएगा। और मेरा ड्रीम एक ही है दोस्तों कि जो आजकल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में केमिस्ट्री को हाईली स्कोरिंग कहते हैं ना, मैं उस मिथ को तोड़ना चाहता हूँ। मैं मैथ्स को सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ इन जेईई पेपर। चाहे मैथ्स कितना भी टफ है, मेरा बच्चा हमेशा जेईई में टॉप करके आएगा मैथ में, ये गारंटी देता हूँ। और ऊपर के जो 4 बच्चे हैं ना मैथमेटिक्स के टॉपर, उसमें आपका नाम ज़रूर होगा अगर आप हमारी क्लास को ऑनेस्टली करते हैं तो ये चीज़ हम जो कह रहे हैं, सौरभ सर जो कह रहे हैं उसको फिजिक्स में फॉलो करते जाइए, मैं जो कह रहा हूँ उसको मैथ्स में फॉलो करते जाइए और तबाही मचाइए, धूम मचा दो एकदम। एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वार दोस्तों, तो एकदम दिस इज़ वर्ल्ड वॉर 3 जेईई। और वो आपका प्यार भी है, तो दोनों चीज़ है, मतलब वर्ल्ड वॉर भी हो रहा है, प्यार भी है, तब तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी और आप बच नहीं सकते। आप बहाना नहीं चलेगा, आप भागना नहीं है बच्चों, भागना नहीं है, एकदम नहीं भागना। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्या आपका 1% भी फ़र्ज़ नहीं बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे को सपोर्ट करें। प्लीज़ सपोर्ट अस एंड
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। अब हम क्लास में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और एकदम टॉपिक के बाद में ही अब सांस लेंगे। तो देखिए ये आपको दिया हुआ है निगेशन ऑफ पी यूनियन क्यू यूनियन निगेशन पी इंटरसेक्शन की इज लॉजिकली इक्वलेंट टू। तो ट्रू टेबल मेथड ये होता है दोस्तों, आप बना लेना कि पहले पी यूनियन क्यू बनाना, फिर उसका नेगेटिव करना, फिर नेगेटिव पी बनाना, नेगेटिव क्यू और इनका इंटरसेक्शन, और फिर इन दोनों रिजल्ट्स का यूनियन ले लेना। थोड़ा लेंदी है लेकिन उससे भी हो जाएगा। अब हम लोगों ने बूलियन पढ़ा है, एक ब्रह्मास्त्र, तो अब इसको अप्लाई करते हैं। तो देखिए ध्यान से, निगेशन पी यूनियन क्यू यूनियन नेगेटिव पी इंटरसेक्शन क्यू, इसको लॉजिकली क्या सिखाया था मैंने लिखने के लिए? तो पी यूनियन का मतलब प्लस, तो ये हमने पी प्लस क्यू लिख दिया। कॉम्प्लीमेंट का मतलब हमने बार लगा दिया, ये मतलब एक ब्रैकेट लगाया और बीच में प्लस लगा दिया। ये क्या है? तो पी बार है, और ये कौन है? तो मल्टीप्लाई क्यू है। क्लियर? इसको डिमॉर्गन से तोड़ेंगे तो ये पी बार क्यू बार और प्लस पी बार क्यू। आप देखोगे कि तो पी बार कॉमन आ जाएगा, ये क्यू प्लस क्यू बार आ जाएगा, है ना। किसी को भी पहले बाद में लिख सकते हैं। और ये अभी बताया था ना ए प्लस ए बार की इक्वल टू 1, तो पी प्लस क्यू बार इज 1, और किसी भी में 1 का प्रोडक्ट करोगे तो ये आएगा। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे? तो इसको लिख देंगे दोस्तों निगेशन ऑफ पी। तो जैसे मैंने इसको कराया है ना, इसी तरह से आपके सारे क्वेश्चंस करने हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो निगेशन पी आंसर जहाँ भी हो उसको टिक कर दीजिए, तो आंसर नंबर 2। तो यही है आपका बूलियन। एक बार फिर से बता दूँ, ये जो यूनियन है ना, इसको मैंने प्लस लिखना सिखाया है। ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसको बार लिखना सिखाया हूँ। फिर यूनियन आया, बीच में प्लस, ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा, इसको एक टर्म मानेंगे। इसको डिमॉर्गन से ओपन कर दिया। डिमॉर्गन से क्या बताया था कि अगर यूनियन है और उसका कॉम्प्लीमेंट लिया गया है तो इंटरसेक्शन और प्रोडक्ट हो जाता है। आप देख रहे हैं, इसको जस्ट एक एक्स वाई की तरह डील करना है। पी बार कॉमन है तो पी बार कॉमन लेंगे, तो क्यू बार प्लस क्यू 1, तो पी बार आंसर हो गया। पी बार मतलब निगेशन पी के इक्वल दोस्तों, तो आंसर नंबर क्या हो गया? बी के इक्वल। तो ये जैसे हमने क्वेश्चन किया ना, इसी तरह धीरे धड़ाधड़ है ना, फटाफट हम लोग क्या करते हैं, सबको लपेट लेते हैं, और फिर देखिएगा आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आप फोड़ फाड़ के चले आएंगे। तो अब हम लोग लिखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, हमने एक साथ 2 क्वेश्चन लिखे हैं, इन दोनों को 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉजिकली इक्वल टू पी इंटरसेक्शन क्यू। 4 ऑप्शन जो दिया है उसमें पी इंटरसेक्शन क्यू के कौन इक्वल है? पी इंटरसेक्शन क्यू का मतलब पी क्यू। तो ऐसा करते हैं, ऑप्शन को ही सिंप्लीफाई कर देते हैं, है ना। जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा था दोस्तों कि P इम्प्लाइज Q को लिखते हैं, ये हमने आपको बताया था, निगेशन P प्लस Q लिखते हैं। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? तो P इम्प्लाइज निगेशन Q को आप लिखोगे तो आप कहोगे कि निगेशन P और प्लस क्या लिखोगे? निगेशन Q। तो ये क्या हो जाएगा आपका? P बार प्लस Q बार हो जाएगा। ये तो है नहीं, बी ऑप्शन दिख ही रहा है, ये नहीं होगा क्लियरली, क्योंकि ये कुछ और ही है। सी ऑप्शन देखते हैं, तो सी ऑप्शन में क्या किया गया है? पहले ऑप्शन का ही क्या है? नेगेटिव लिया गया है। तो अभी हमने आपको बताया है कि इसको आप पी बार प्लस क्यू बार लिख सकते हैं, और बूलियन में अगर लिखना चाहते हैं तो निगेशन का मतलब ओवरऑल बार, डिमॉर्गन्स लगा दीजिए। तो पी बार का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? पी होगा, प्लस किस में कन्वर्ट होगा? मल्टीप्लिकेशन में, क्यू बार का ये आ जाएगा। और इसी को क्या लिखते हैं? पी इंटरसेक्शन क्यू। तो आंसर नंबर कौन सा है? सी। ओबियसली लास्ट ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ये हो गया आपका, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। क्लियर? हमने क्या किया? ऑप्शन चेक किया। आप ये भी कर सकते हैं कि इसका ट्रू टेबल बनाइए, चारों ऑप्शन का ट्रू टेबल बनाइए, जो आंसर मैच कर रहा है ट्रू टेबल से उसको टिक कर दीजिए। तो ये आपके पास हमेशा चॉइस है दोस्तों, जहाँ बूलियन से हो जाएगा वहाँ बूलियन से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने लिखा है, कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है ना, पी इम्प्लाइज क्यू यूनियन आर, ये फॉल्स है। तो हमने बताया था कि ये डंडी जब एक तरफ हो, जिसको कंडीशनल बोले थे, ये फॉल्स होता है जब ये भाई साहब ट्रू हो जाएं और ये क्या हो जाएं? फॉल्स हो जाएं। आपको याद होगा, यही एक चीज़ याद करवाई है। तो पी आपका निकला ट्रू, क्यू और आर इनकी ट्रू वैल्यू बतानी है। तो ये दोनों यूनियन का फॉल्स होता है जब दोनों के दोनों क्या हो? फॉल्स हो जाएं। द टी डबल एफ इज़ द आंसर। टी एफ एफ इनकी ट्रूथ वैल्यूज़, तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? टी एफ एफ। तो आंसर नंबर ए के इक्वल। तो ये समझ में आया, इसको हमने बूलियन से किया और इसको लॉजिक से कर दिया। जो हमने लॉजिक बताया था कि ए यूनियन बी, सॉरी पी इम्प्लाइज क्यू फॉल्स एक ही केस में होगा, जब आपका एजम्पशन जो है वो ट्रू हो जाए और जो कंक्लूजन है वो फॉल्स हो जाए। मतलब पी ट्रू क्यू फॉल्स, देन पी
क्या लिखते थे, P इम्प्लाइज Q इज़ फॉल्स, तो इसको हमने ट्रू किया, इसको फॉल्स किया। इसको फॉल्स बनाने के लिए यूनियन के चक्कर में हमें दोनों को फॉल्स करना पड़ा और यहाँ ट्रू करना पड़ा। तो P का ट्रूथ वैल्यू ट्रू है और Q और R की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, तो TFF इज़ द करेक्ट आंसर, वही हमने ये किया है। अब आप लोग लिखिए अगला क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके, है ना, और ये हो जाएगा अब आपसे। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, हमने अगला क्वेश्चन लिख रखा है बोर्ड पे, द स्टेटमेंट इज़ गिवन बाई टोटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्रडिक्शन। तो देखो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका होता है, आप क्या करिए, अगर ट्रू टेबल से करना चाहते हैं तो इस पूरे का ट्रू टेबल बनाइए। क्लियर? कैसे बनाएंगे, तो पहले P लिखेंगे, फिर Q लिखेंगे, फिर नेगेशन Q लिखेंगे, नेगेशन P लिखेंगे, फिर P इंटरसेक्शन नेगेशन Q का एक कॉलम बनाएंगे, फिर इसका एक कॉलम बनाएंगे, फिर इन दोनों का क्या किया जाएगा, इंटरसेक्शन। अगर वो हमेशा T दिखे तो टोटोलॉजी, C मतलब FF दिखे तो कॉन्ट्रडिक्शन या फैलेसी, और अगर TF मिक्स दिख रहे हैं तो नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्रडिक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं कंटिंजेंसी, एक टर्म होता है कंटिंजेंसी, एक टर्म, इसको याद रखिएगा। और दूसरे में क्या करना है, बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। ये थोड़ा बड़ा सा लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है, तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, इसका ट्रू टेबल बनाएं, चारों ऑप्शन का ट्रू टेबल बनाएं, जो आंसर मैच करे उसको टिक कर दें। तो हम लोग क्या करेंगे, बूलियन पढ़े हैं और देखिए उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप ध्यान देना। तो ये P, पहले तो क्वेश्चन ही एकदम पेशेंस से लिख लेना, P इंटरसेक्शन निगेशन Q, इंटरसेक्शन निगेशन P यूनियन Q। तो हमने क्या आपको सिखाया है जी, कि P लिखो, इंटरसेक्शन का मतलब डॉट कर दो, ये Q लिखा, फिर एक डॉट किया और यहाँ पे इंटरसेक्शन है ना बीच में, और ये कौन है, तो ये है अपना P बार और प्लस Q। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो P इंटू P बार की वजह से ये 0 आ जाएगा और Q इंटू Q बार की वजह से फिर क्या आ जाएगा, 0। 0 प्लस 0 इज़ C, 0 मतलब C, मतलब क्या है ये, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ये। क्लियर? आप ट्रू टेबल भी बना सकते हैं। तो कैसे किया हमने, तो पहले बूलियन के फॉर्म में लिखा और देख ही रहना, टाइम पास क्वेश्चन बन गया है ये, कब पढ़ते हैं कब सॉल्व हो जाता है पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मैं कह रहा था दोस्तों कि एक बार हमारे ऊपर यकीन करिए, फ्यूचर IIT विवेक सर को सब्सक्राइब करिए और फिर देखिए इसी तरह के क्वेश्चन होंगे आपके एडवांस में। एडवांस में तो बहुत अच्छे से होंगे दोस्तों, ये तो JEE मेन है, एडवांस में तो मज़ा आ जाएगा, कहते हैं ना वो फील आ जाएगी आपको। यकीन मानिए आप सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर मैथ्स में करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल फ्यूचर IIT विवेक सर को सब्सक्राइब करना होगा, आप छोड़ नहीं सकते दोस्तों। दूसरा देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कर लीजिएगा। दूसरा क्या है कि द बूलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइज दैट। अब ये सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे क्या है कि मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूँ, है ना। बूलियन एक्सप्रेशन को कुछ क्या लिखा जाए, स्टेटमेंट को ऐसे लिख देते हैं और इसी को हम लिख रहे हैं। तो देखिए यहीं पे फिर लिखेंगे, टाइम पास होगा। तो ये P इंटरसेक्शन Q मतलब क्या बताया था, PQ, फिर बीच में यूनियन मतलब प्लस कर डाला, फिर P, और ये क्या है, ये ध्यान से देखो, तो ये है आपका निगेशन Q, तो ऐसे लिख दिया। और फिर इन दोनों का यूनियन का क्या एक ब्रैकेट में रखा गया था, आप भी एक डब्बे में पैक कर दीजिए, डॉट लगाइए, निगेशन P मतलब P बार, इंटरसेक्शन Q बार, तो इस तरह से कर दीजिए आप। क्लियर? अब क्या करिए, आप इसको सिंपली फार्मूले से ब्रेक कर सकते हैं। तो आप लिखोगे PQ P बार Q बार, है ना, बीच में डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर P बार Q बार लिखोगे, फिर P बार Q बार लिखोगे। तो ये तो P बार के चक्कर में 0 हो जाएगा, इसमें तो दोनों हैं, बचेगा ये, और ये Q बार 4 बार लिख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये फाइनली क्या हो जाएगा, P बार Q बार, जिसको अगर लिखा जाए तो ये हो जाएगा P बार निगेशन P इंटरसेक्शन निगेशन Q। अब देखिए चारों ऑप्शन में है कहाँ निगेशन P इंटरसेक्शन निगेशन Q, तो ये है आंसर नंबर A। तो इस तरह से दोस्तों सिंप्लीफाई हो जा रहा है, देख ही रहे हैं कितना आसान है, कितना आसान है, आप देख ही रहे हो ना। इसी तरह से हम लोग 2-3 क्वेश्चन और करते हैं और फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, है ना। एक क्वेश्चन हम ट्रू टेबल वाला भी बना देंगे आपको कि ट्रू टेबल से कैसे बनाना है। तो आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा है, ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है, ये बस भूल भुलैया है आप कह सकते हो। एक बार क्वेश्चन समझोगे तो बड़ा आसान लगेगा। ये एक बूलियन एक्सप्रेशन दिया है, वो आपको P इंटरसेक्शन Q में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो आपको ये बताना है कि ये 2 सिंबल हैं, इसमें से कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर में ये सिंबल होंगे। उसी पहले आपको ये प्लस के ऊपर जो सर्किल बना है उसको ढूंढना है, और फिर ये डॉट के ऊपर जो सर्किल बना है उसको ढूंढना है। और ये क्या हो सकते हैं, तो यूनियन और इंटरसेक्शन हो सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन को रख रख के हम लोग चेक करेंगे।
तो क्लियर। तो अब हम लोगों का ये देखिए कैसे मैं सॉल्व करता हूँ, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अपना क्वेश्चन क्या है, तो P प्लस के ऊपर सर्किल Q ब्रैकेट, फिर इंटरसेक्शन निगेशन P, फिर डॉट के ऊपर सर्किल Q, ये फाइनली किसके इक्वल होना चाहिए, P इंटरसेक्शन Q के। तो अब चलते हैं ऑप्शन नंबर ए पे, चेक करते हैं कि ये सही है या गलत। मैं ऑप्शन चेक करके बता देता हूँ। तो अगर हम दोनों को यूनियन लिख दें, मतलब इसको लिख दें P यूनियन Q, इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये भी यूनियन ही लिख दो, P यूनियन Q। तो मैंने कहा था दोस्तों कि बूलियन से करेंगे हम लोग। तो ये क्या है, बेसिकली बूलियन की भाषा में ये PQ बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, P प्लस Q, और ये इंटरसेक्शन का मतलब डॉट, और ये P बार और प्लस Q। क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो P बार हो जाएगा 0, भूल ही जाइए। Q जैसे P Q लिखेंगे और फिर Q P बार लिखेंगे, और आप ध्यान से देखो तो ये Q बार क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि सर यहाँ एब्जॉर्प्शन लॉस है, ये PQ प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये PQ प्लस PQ 2 बार आ गया ना। एक बार चेक कर लेते हैं, P प्लस Q और ये है P बार, क्या बनेगा, P बार प्लस Q। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो PP बार वो तो गायब ही कर दिया हमने, और फिर PQ, फिर Q P बार Q ये होगा ना, और प्लस QQ बार Q हो जाएगा। तो आप कहोगे कि सर ये एब्जॉर्प्शन लॉस है, Q कॉमन लेंगे तो ये PQ प्लस Q आएगा, और Q कॉमन लेंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, Q के इक्वल आ जाएगा, जो कि हमारा नहीं है आंसर। तो इस तरह से दोस्तों आप जैसे मैंने एक बताया ना, उसी तरह से B C आप रिजेक्ट कर सकते हैं। एक बार मैं D ऑप्शन कर देता हूँ क्योंकि यही आंसर है, और इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखिए P इंटरसेक्शन, पहले Q लिखा, फिर ब्रैकेट लगाया, फिर इंटरसेक्शन लिखा, और निगेशन P का मतलब नेगेटिव P, पहले तो वैसे लिख लेते हैं। फिर कह रहा है कि आप यूनियन लगा दो, तो यूनियन Q लगा दिया आपने ना, पहले इंटरसेक्शन फिर यूनियन। अब देखते हैं इसको, तो ये अपना PQ है, फिर डॉट लगाया है मतलब मल्टीप्लाई P प्लस Q, तो ये हो जाएगा पहला 0, और ये आ जाएगा फाइनली PQ का इक्वल, और PQ इज़ P इंटरसेक्शन Q। तो आप देख रहे हो कि दोस्तों कि बूलियन अलजेब्रा से अगर सेटिस्फाई करते हैं आप तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या मुश्किलें आएंगी, तो मुश्किलें ये आएंगी कि आपको हर ऑप्शन का ट्रूथ टेबल 4 बार करना होगा, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। जानबूझ के ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अगर ये बूलियन अलजेब्रा से आप करते हो तो दिस इज़ वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन। और कभी भी मेरा सजेशन ये है कि अगर ऑप्शन चेक करना पड़े आपको तो रिवर्स ऑर्डर में करना, क्योंकि उनका टारगेट होता है कि टाइम कंज्यूम करा ही लिया जाए जो कोई ऑप्शन है, तो क्यों ना। और लक होता है कि वही आंसर हम चेक कर रहे हैं जो पहले से और आपको मैक्सिमम 3 आंसर चेक करने होते हैं, क्योंकि 3 अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो चौथे बैठ के थोड़े चेक करेंगे, वहाँ पे चौथे को तो टिक करके आ जाएंगे ना। तो ये चीज़ ध्यान रख, और ये तो हमारा लक है कि हम जो इसको चेक कर रहे हैं वही हमारा आंसर है। तो ये चीज़ होती है लक दोस्तों, बाकी सब वर्क होता है। तो ये हमने आपको बता दिया, इसमें बस ये गोले पहचानने थे, तो गोले हम लोगों ने बच्चों की तरह पहचान लिए और खुश हो गए। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, हमने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, द लॉजिकल स्टेटमेंट इज़ गिवन बाई। अब 3 आ गया, 3 के लिए ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो आपको लेंदी होगा, 8 कॉलम बनाने पड़ेंगे, 8 रो, और आपको क्या करना होगा, निगेशन P यूनियन Q लिखना होगा। पहले निगेशन की ज़रूरत पड़ेगी, फिर Q की, फिर इंटरसेक्शन, मतलब बहुत लेंदी हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बूलियन से जाएंगे ना तो देखिएगा कैसे तबाही मचाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कैसे। ये जो क्वेश्चन भाई साहब हैं इनको सीधे सीधे लिखा जाए, मान लीजिए यही स्टेटमेंट है अपने, तो दिस इज इक्वल टू, ये क्या है, निगेशन मतलब P बार, यूनियन का मतलब प्लस, Q मतलब Q लगाया, बाहर मतलब ओवरऑल नेगेटिव लगा दिया, फिर प्लस लगाया, P R लिखा, फिर एक डब्बे में पैक किया इनको, उसके बाद डॉट लगाया, निगेशन Q मतलब Q बार, और फिर R मतलब इस तरह से लिख दिया। यही तो है इसमें टाइम पास। अब करो इसको, यहाँ डिमॉर्गन्स लॉ लगाते हैं, तो P इंटू क्या हो जाएगा, ये Q बार प्लस P इंटू R है ना, P इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो P बार, और इसका डॉट और ये Q कॉम्प्लीमेंट, और ये PR तो जैसे है वैसे ही लिखा है, और मल्टीप्लाइड बाई Q बार R। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसको, तो P क्या लिखोगे, Q बार, और 2 बार Q बार लिखने से उसे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, और यहाँ पे P आप कहोगे कि Q बार और R हो जाएगा। तो कुछ आपको रियलाइज़ हो रहा होगा कि सर ये तो एक ही दोनों दिख रहे हैं,
मैंने क्या किया, पी क्यू बार आर कर दिया, फिर पी क्यू बार आर कर दिया, तो ये दोनों एक ही दिख रहे हैं। तो पी क्यू बार आर, इसको कैसे लिखते हैं दोस्तों, एक बार बताओ जल्दी, बच्चों बता दो जल्दी से। तो कहोगे कि सर पी लिखिए, निगेशन क्यू लिखिए और इंटरसेक्शन आर लिख दीजिए। एसोसिएटिव ला ब्रैकेट आप कहीं भी लगा सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से। आई एम रियली सॉरी दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन है, तो आंसर नंबर कौन सा है, सब में इंटरसेक्शन यूनियन के दर्शन नहीं होने चाहिए। तो टपाक से इसको कैंसिल किया, कैंसिल किया, कैंसिल किया और आंसर नंबर IIT दिल्ली। तो इस तरह से हम लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपको दिया गया है और कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन होगा, इसको करिए। तो इसमें लिए क्या करते हैं, इसको मैं जानबूझ के आपको बताऊंगा ट्रूथ टेबल से। ट्रूथ टेबल से कैसे करेंगे उसको देखते हैं, है ना। ट्रूथ टेबल सब लोग ध्यान देना इसमें। तो P लिखा है, पहले क्वेश्चन का ट्रूथ टेबल बनाएंगे फिर आंसर का। तो P है, Q है, फिर क्या चाहिए, निगेशन Q चाहिए, फिर हमें क्या चाहिए, टीट फॉर टैट के लिए ये चाहिए, और फिर इसका फाइनली हम लोग निगेशन ले लेंगे, मतलब निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज अनइम्प्लाइड बाई निगेशन Q। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये चार आप जैसे बनाते हो ना वैसे बना दो, चार लाइन। क्लियर, हमने बताया था कि 0 0 0 1 1 0 और 1 1। क्लियर, यहाँ तक पहुँच गया इसको। तो इनको फ्लिप कर देते हैं, टी एफ, फिर टीट फॉर टैट करना है ना, तो टीट फॉर टैट ये हो जाएगा फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स। फिर इसका नेगेटिव लिखना है, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। ये सभी टी तो नहीं आया ना, तो सभी टी नहीं आया मतलब टोटोलॉजी गया, सभी फॉल्स नहीं आया मतलब फैलेसी गया। अब आपके दो ऑप्शन बने हैं, आंसर आपका 50-50 हो चुका है। आप ध्यान से देखो तो ये तो वही है ना, P इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई Q में तो पढ़ते थे टीट फॉर टैट, जब दोनों फॉल्स हो जाए तो ट्रू और दोनों फॉल्स हो जाए तो ट्रू, दोनों ट्रू हो जाए तो ट्रू, और अल्टरनेटिव होती थी, इसी से मैच कर गया सीधे सीधे। कौन सा ऑप्शन है, ये आपका आंसर नंबर डी है। इसीलिए हम ट्रूथ टेबल पहले पढ़ाए थे। कई तो सोच रहे थे कि सर ट्रूथ टेबल क्यों बताया, जब इनको बूलियन नहीं बताना था तो एक दिन स्टार्टिंग में बता देते, तो जो बच्चों को फील नहीं आती, वो अंदर से ना कहते हैं ना, फील नहीं आती, नए क्वेश्चन में ट्रैप हो जाओगे। हम आपको इतना करा रहे हैं कि आप डैम श्योर इस क्वेश्चन को तो सब लोग कर लोगे। जो भी मेरा ये क्लास देख के जाएगा वो जेईई मेन का क्वेश्चन फोड़ के आएगा। अगर एक सिंगल बच्चा अगर मेरा क्लास ऑनेस्टली किया है और नहीं कर पाया क्वेश्चन जेईई मेन जो भी होने वाला है आपका, तो मेरे को कमेंट करना बच्चों, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता, आज तक तो नहीं हुआ है, शायद आप वो रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे, क्योंकि हमारे सारे स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स और रीजनिंग डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस के क्वेश्चन सही करके ही आते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब की बार 80% पार, है ना, वो ध्यान रखना है आपको, 200 पार करना है। अब की बार मैथ में 80% मतलब 80 के ऊपर नंबर लाना है, और जेईई एडवांस में क्या करना है, अब की बार 90% पार मारना है, और ओवरऑल 200 में जेईई मेन में 200 के पार पारना है। इतना तो करना ही पड़ेगा दोस्त, इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप करके आना। और हमारे चैनल फ्यूचर IITian विवेक सर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। अब मैं कह रहा हूँ कि इसको बुलियन से कैसे करेंगे वो भी थोड़ा देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि हमें ये सब नहीं आता बनाने, तो देखो ये जो P टीट फॉर टैट वाला था ना, इसको पहले देखते हैं बुलियन में लिखते कैसे हैं। तो ये होता था P इम्प्लाइज Q इंटरसेक्शन Q इम्प्लाइज P। क्लियर, अब देखते हैं कि इसको लिखते थे निगेशन P यूनियन Q इंटरसेक्शन निगेशन Q यूनियन P। तो आप एक बार थोड़ा इसको चेक करोगे तो ये P बार प्लस Q है मल्टीप्लाइड बाई Q बार प्लस P है। तो जब इसको आप करोगे ना तो ये आ जाएगा P, आप ध्यान से देखो तो PQ प्लस P बार Q बार ऐसे कुछ आएगा, क्योंकि जब P बार P से मल्टीप्लाई होगा तो 0 और ये दो टर्म इसके 0 आ जाएंगे। तो ऐसे लिखते हैं, दोनों सच हों तो ये 1 बना के 1 बना देंगे, दोनों झूठ हों तो ये 1 बना के 1 बना देंगे। तो इस तरह से होता है। अब हमने क्वेश्चन में क्या दिया था, टीट फॉर टैट का नेगेटिव दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों आप चाहो तो कर सकते हो, है ना, लेकिन मैं कहूँगा कि ऐसे क्वेश्चंस को आप इसी तरह से निपटा देना। इसलिए मैंने दोनों ऑप्शन बताए थे, जहाँ सिंप्लीफाई करना था वहाँ मैंने क्या किया, बूलियन लगाया, और जहाँ इस तरह का क्वेश्चन है वहाँ पे हमने आपको बता दिया ट्रूथ टेबल। तो आप इस तरह से कोशिश कर सकते हैं, ये हमने दिखा दिया है। जो स्टूडेंट अटेम्प्ट करना चाहें वो करिए, लेकिन मेरा सजेशन है कि ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन का ट्रूथ टेबल ही बना लिया करिए। जब बूलियन ज़रूरत हो तब बनाइए, ऐसे फालतू का नहीं, है ना। अब यहाँ पे इसको करेंगे इसको करेंगे, तब तक कहोगे कि सर जब तक आप क्वेश्चन लिख रहे हो ना तब तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो ये मैंने एक विकल्प बताया है, नेसेसरी कंडीशन नहीं बताई है दोस्तों। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन।
तो देखिए दोस्तों, हमने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, लेट एस बी द नॉन, पहले क्वेश्चन तो बाद में पढ़ेंगे, एक कंसेप्ट होता है, हमने बताया था ना कि एक दो कॉन्सेप्ट हैं जो मुझे बताना है आपको। तो वो है, दो चीज़ें हैं, एक क्वांटिफायर के बारे में बताना है और एक एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव और के बारे में बताना है। तो यहीं पे आप ध्यान से सुनिएगा। क्वांटिफायर मतलब कि वो ऑपरेटर जो क्वांटिटी बताते हों। मेनली कई तरह के हमारे मैथमेटिक्स में होते हैं, लेकिन दो पढ़ने होते हैं। जैसे इसके दर्शन आपके हुए होंगे, उल्टा ए का, इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल या फॉर एवरी। ये जिस सेट पे लग जाता है इसका मतलब उस सेट का हर मेंबर उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और एक होता है देयर एग्जिस्ट करके, जिसको उल्टा ई लिखते हैं, उल्टा कैपिटल ई, मतलब मिनिमम एक तो आएगा ही। तो इसको यूनिवर्सल क्वांटिफायर बोलते हैं क्योंकि सारे रूल फॉलो कर रहे होते हैं। और इसको इसेंशियल बोलते हैं, मतलब मिनिमम एक तो ज़रूर एग्जिस्ट करेगा तभी ये चीज़ आया है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिए। पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। द लेट एस बी द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर इज ए रेशनल नंबर बिलोंग्स टू एस ग्रेटर देन 0। अब इसको नेगेटिव ढूंढना है इसका मतलब। देखो हमारे पास एक टेबल पे, मान लीजिए इस टेबल पे एक बॉक्स है और हम कह रहे हैं कि वो उससे हमने एक उठाया और उसको पॉजिटिव देखा, मैंने लिख दिया, मैंने वो उसको बिलोंग कर रहा है और पॉजिटिव है। मेरे इस बात को गलत प्रूव करना है। तो कैसे गलत करोगे? तो कहोगे कि सर हम आके चेक करेंगे आपके टेबल वाले बक्से में और हम ये प्रूव कर देंगे कि हमारा कोई भी नंबर ग्रेटर और उस बक्से को भी बिलोंग करेगा और सभी के सभी क्या हो जाएंगे, लेस देन और इक्वल टू 0। तब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मतलब जब लेस देन और इक्वल टू 0 हम सबको लिख देंगे तो फिर कहाँ से ढूंढ लोगे आप ग्रेटर देन 0? इस ऑप्शन को टिक करना है। मतलब वो कौन सा ऑप्शन जो मेरी इस बात को गलत प्रूव कर रहा है? तो कहोगे कि आपका हर सेट का जो भी नंबर है वो लेस देन और इक्वल टू 0 है, यही हो गया गलती। तब ढूंढते हैं कहाँ है। तो एवरी रेशनल नंबर बिलोंग्स टू एस satisfies लेस देन और इक्वल टू 0 इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। बाकी सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी। जैसे ये कुछ ऐसे बाकी चीज़ें गलत हो जाएंगी दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि हमारे सेट में 5 रेशनल नंबर है, तो आप एक को पकड़ के तो कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते। आपको पाँचों को हमें लेस देन 0 दिखाना होगा। तो उससे आपका क्या कहते हैं, उससे पाँचों के पाँचों लेस देन और इक्वल टू 0 दिखाना होगा, तभी तो हम हमें गलत प्रूफ कर पाओगे ना। एक से तो उछलो कूदोगे नहीं, एक करोगे तो मैं दूसरा पकड़ा दूंगा, कहूँगे देखो आप क्यों हमें गलत कर रहे हैं, हम तो सही हैं। तो वो चीज़ है, अगर आपको हमें गलत करना है तो आपको क्या करना होगा, हमारे सेट का सारे रेशनल नंबर को लेस देन और इक्वल टू 0 करना होगा। उसी चीज़ को ये लिखा गया है। तो एवरी रेशनल नंबर बिलोंग्स टू एस लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसके बाद आपके कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं, तो लिखिए अगला पॉइंट। तो देखो दोस्तों, अगला टॉपिक होता है इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव आर। इन जनरल जब हम लोग और बोलते हैं तो इंक्लूसिव ही होता है। जैसे आपको 2 सेट दिए जाते हैं ए और बी, और कहा जाता है कि और लिखिए, तो हम लोग लिखते हैं आइदर ए और बी और बोथ करते हैं, तो इसी को कहते हैं इंक्लूसिव आर। मतलब आइदर ए, आप चाहे तो लिख लो आइदर ए और बी और बोथ, है ना, तीनों अलाउड हैं। और एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है कि बोथ वाला पार्ट नहीं रहेगा, इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव आर। अब ये क्या है तो उसको मैं लिख देता हूँ। एक्सक्लूसिव मतलब अलग अलग, एक ये रहेगा एक ये रहेगा, इसमें दोनों एक साथ आएँ उसकी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सक्लूसिव आर एंड दिस इज़ इंक्लूसिव आर। इसको आपको लिखना होगा। ये कैसे इंपॉर्टेंट है ये मैं बता देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि किसी कंट्री में हमें एंट्री करना हो और वहाँ का 2 रूल है कि हमें वोटर आईडी या पासपोर्ट चाहिए, दोनों में से एक से एंट्री मिल जाती है। तो हमें दोनों से एंट्री मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं ही गया, मेरे पॉकेट में दोनों है, तो ऐसा तो है नहीं कि मुझे खोपचे में फेंक दिया जाएगा, मुझे फेंक दिया जाएगा क्या? नहीं, जब दोनों रहेगा तो मुझे एंट्री मिल जाएगी ना। तो इसी तरह से वो क्या हो जाएगा, या तो मुझे पासपोर्ट से एंट्री मिलेगी या तो वोटर आई डी से एंट्री मिलेगी या तो दोनों से मिलेगी। लेकिन जैसे मान लीजिए मैं ही 12th क्लास में हूँ और मेरे स्कूल में 6 सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, 5वां इलेक्टिव है, तो मैं 5वां जो है मान लीजिए हिंदी और संस्कृत है, तो या तो मैं हिंदी ले सकता हूँ या तो संस्कृत ले सकता हूँ। ऐसा तो नहीं करूँगा ना कि जाके कहूँगा कि सर रूल बनाइए 100 नंबर में 50-50, आधा हम पढ़ेंगे संस्कृत आधा पढ़ेंगे हिंदी। तो ये तो कहोगे कि गलत हो जाएगा सर, आपको एक ही सब्जेक्ट लेना होगा क्योंकि 5 ही सब्जेक्ट वाला रूल है। वो सब एक्सेप्शन पे मत जाना कि सीबीएसई में कितने सब्जेक्ट होते हैं और कितने होते हैं, वो सब नहीं। तो यहाँ पे क्या है, कह सकते हो कि सर बोर्ड के प्लेन में 2 लाइन बनाएंगे, तो या तो लाइन पैरेलल दिखाइए या तो इंटरसेक्टिंग दिखाइए, और तीसरा कोई केस ही नहीं है, 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट लाइन है। तब आइडेंटिकल वाला केस छोड़ रहा हूँ, इसमें डिस्टिंक्ट लाइन मैंने पहले से ही बोल दिया। तो यहाँ पे या तो ये पॉसिबल है या तो ये, दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली पॉसिबल तो है नहीं कि लाइन को ऐसे मोड़ के इंटरसेक्ट करा देंगे। तो इसी को कहा जाता है दोस्तों एक्सक्लूसिव आर। एक्सक्लूसिव मतलब आइदर ए
और बी बट नॉट बोथ। इसको ध्यान रखिएगा। इसमें ए और बी डिसजॉइंट सेट होते हैं, है ना, इसी को कहते हैं एक्सक्लूसिव आर। और इसमें क्या होते हैं, इंक्लूसिव सेट होते हैं, मतलब कुछ इसमें से कॉमन भी आ जाता है। तो ये हमने आपको बता दिया। अब एक आपका क्वेश्चन कराना है और इसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने बचपन में किया था ना 10th क्लास में, कि प्रूव करो कि √2 इरेशनल नंबर है या √3 इरेशनल नंबर है। तो इस पर भी बेस्ट क्वेश्चन आया है आपका एग्जाम में। क्लियर? तो वो मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। पहले कंसेप्ट लिखिए, प्रूव दैट √2 इज़ इरेशनल। मुझे पता है, लेकिन दिल पे पत्थर रख के उस क्वेश्चन को करिए। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। प्रूव दैट √2 कुछ भी लिख सकते हो, एनी प्राइम का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है, ये प्रूव करना है। तो हम लोगों ने 10th में ऐसा कुछ किया है कि √2 को कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से हम लोग प्रूव करते हैं। p/q मान लिए, p/q आपके इंटीजर है, बिलोंग्स टू इंटीजर एंड हैविंग नो कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या लिखते हो? फैक्टर। इसको एकदम पेशेंस मार के लिखना, क्योंकि इसका कंसेप्ट आता रहता है। तो p² की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स q²। हम लोगों ने ऐसा कुछ रूल पढ़ा है कि अगर p और q आपके इंटीजर्स हैं तो उनको यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक कर सकते हैं। p² का पता चला कि p² इज़ क्या आ गया? डिविजिबल बाई 2 एंड 2 क्या है? इज़ प्राइम। तो इसका मतलब क्या होगा कि p के जो फैक्टर है उसमें क्या 2 का प्रेजेंस होना नेसेसरी है? तो कहोगे कि यस, बिना 2 के अदर किसी प्राइम से हम लोग 2 बना नहीं सकते। तो इसका मतलब p में 2 रहेगा तभी हो सकता है। तो हैंस ये लिख सकते हैं कि p इज़, ये p लिखिएगा दोस्तों, ये बार बार ये साइन आ जा रहा है, इज़ डिविजिबल बाई, क्या लिखोगे? डिविजिबल बाई 2। तो आप कहोगे कि p की वैल्यू आप रख दीजिए 2c के इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे कि 4c² इक्वल टू 2 टाइम्स q²। तो यहाँ से आ जाएगा q² इक्वल टू 2 टाइम्स c²। द सिमिलर लॉजिक से आप कहोगे कि q इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, ऑल्सो डिविजिबल बाई क्या लिख रहे हो? 2, जो कि तो गलत हो गया ना। ये आप p भी डिविजिबल बाई 2 कर रहे हो, q भी डिविजिबल बाई 2 कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो जाएगा। हैंस देयर इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, देयर इज़ ए कॉन्ट्रडिक्शन। गड़बड़ कर दिया ना हमने, चिल्ला के ऊपर बोल रहे हैं कि नो कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब क्या है कि √2 इज़ इरेशनल, क्योंकि अगर रेशनल रहेगा तो ये सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी? ट्रू आ जाएंगी। लेकिन ये गड़बड़ कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो हम फंस गए बुरी तरह वाले। कैसे? तो हमने p/q माना, आप a/b मान लीजिए अगर आपको p/q से एलर्जी है तो a² मतलब p² इक्वल टू 2 टाइम्स q²। मैं कह रहा हूँ कि p और q क्या है? प्राइम है ना। आप चाहो तो a/b लिख लो। कई कहेंगे कि स्टेटमेंट से सर बार बार कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप कर सकते हैं दोस्तों। अब हमने लिख दिया है, आप समझिएगा मेरी भावनाओं को। तो ये क्या है कि स्क्वायर किए, तो p का इंटीजर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें 2 रहेगा, तभी तो 2² बाहर आएगा, क्योंकि इसमें बिना 2 के ये तो ला नहीं पाएंगे। तो ये करने से p आपका p इज़ डिविजिबल बाई 2 एंड 2 इज़ प्राइम से ये आता था। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेन का, तो वो आप आराम से कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर PYQS से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। तो अब देखो क्या है कि ये हमने डिविजिबल बाई 2 किया तो इसको ये लिखना पड़ा, फिर इसी इक्वेशन में पुट कर दिए तो पता चला q भी वही करने लगा कि हम भी 2 के मल्टीपल हैं, तो इसका मतलब p और q दोनों 2 के मल्टीपल हैं। तो कंट्रडिक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ चिल्ला के बोल रहे थे कि p और q में कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका मतलब जो हमारा स्टेटमेंट है दोस्तों वही क्या हो गया? गलत हो गया। तो ये रहा आपका मैथमेटिकल रीजनिंग। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारी क्लास देखने के बाद अभी बंद मत करिए, 2 मिनट और सुन लीजिए। आप आराम से प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट करिएगा। और आप लोगों से दोस्तों रिक्वेस्ट है कि जो मैथ का 100 नंबर की तैयारी है वो आपका 40 नंबर यहाँ पे तैयारी करवाई जा रही है सौरभ सर के चैनल पे, रैंकर्स जेईई चैनल पे। और बाकी जो 60 नंबर है वो आपको मिलेगा हमारा चैनल फ्यूचर IIT एंड विवेक सर। तो दोस्तों हमने आपके लिए इतनी मेहनत की है, तो अगर आप हमें फ़ीस देना चाहते हैं तो हमारी फ़ीस यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने जितने ग्रुप में दोस्त हैं उन सबसे शेयर करिए। और 11th-12th के जो हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो चीज़ ध्यान रखना दोस्तों। हम आपका जेईई 2021 और 2022 टारगेट है ना, 2021 और 22, तो उसमें तो हम तबाही मचा देंगे। उसके लिए आप सुनामी सब आ जाएगा, भूकंप जो भी लाना चाहते हो ना मैथ में सब आ जाएगा। मतलब जेईई वालों को पेपर छोड़ना, मतलब पेपर बनाने में 10 बार सोचना पड़ेगा, यार क्या बनाएं, ये तो सब टॉप करने जा रहे हैं।
तो वो हाल हो जाएगी दोस्तों। लेकिन उसके लिए आपको सपोर्ट करना होगा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके लिए आपकी इन्फॉर्मेशन ये है कि जेईई एडवांस की 1% भी आप टेंशन मत लीजिए। कौन लेगा टेंशन? आपके विवेक सर लेंगे, और आपको विवेक सर के साथ जुड़ना है। जेईई मेन और एडवांस के बीच में जो मैराथन रिवीजन क्लासेस चलेंगी उसको आपको जोड़ना है और तबाही मचानी है। एडवांस में देखो बच्चों, ये जो जितना 20-25 दिन का टाइम आपके पास है ना, यकीन मानो, आप हम पे ट्रस्ट करो यार। देखो IIT बीचू का कंप्यूटर साइंस ना दिला दिए तो फिर से जो बात कहना, डंके की चोट पे कहता हूँ दोस्त, दिलवा के रहूँगा आप लोगों के लिए। मैथ्स में तो कर ही दूंगा, और सबसे आपका हाईएस्ट स्कोर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में ही रहेगा, आई गारंटीड यू। तो सौरभ सर जो कह रहे हैं उसको फॉलो करते जाइए, आप हमें फॉलो करते जाइए। आप हमें मौका दीजिए, एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपको कभी भी दोस्तों निराश नहीं करेंगे, है ना। और लास्ट में ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको लास्ट मोमेंट पे जो होते हैं ना, एग्ज़ाम के लास्ट मोमेंट पे जो विनर्स होते हैं डिसाइड करने, अभी आपके पास मौका है, आप लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दीजिए, मौके पे चौका मारिए दोस्तों। कहते हैं ना, समा बुझ जाए तो फिर भी जल सकती है, किश्ती तूफ़ानों से गुजर सकती है, मायूस न हो न इरादे बदल, ये तो तकदीर है पल भर में बदल सकती है। यूँ टर्न मारिए अपने आप को और सीधे चलिए IIT, वहाँ एंजॉय करेंगे, एक मीटिंग रखेंगे, एक पार्टी रखेंगे और सब लोग एंजॉय करेंगे दोस्तों। तो जल्दी मिलते हैं। अगला टॉपिक है आपका डिटर्मिनेंट, वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो उसको प्लीज़ मिस करना ना भूलें। और हमारे चैनल पे रेगुलर कैलकुलस की क्लासेस चल रही हैं, कैलकुलस ख़त्म भी होने वाला है, ट्रिगो स्टार्ट हो जाएगा। इन्वर्स ट्रिगो की बहुत सारी डिमांड आ रही थी, तो पहले मैं इन्वर्स ट्रिगो ही ख़त्म कर दूंगा। और दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। तो मिलते हैं जल्दी। हैव ए ग्रेट डे।